Alright, so welcome to the second class of Launchpad series। कल के क्लास में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। वी अंडरस्टूड कि हमें फैक्ट शीट कैसे पढ़ना चाहिए, फैक्ट शीट में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे भी किसी भी स्कीम की व्याख्या करनी चाहिए। स्कीम के कैटेगरी को हम देखेंगे, स्कीम के ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे, स्कीम का बेंचमार्क देखेंगे, उनका रिटर्न्स हम देखेंगे, उनका रिस्क हम देखेंगे, उसके पोर्टफोलियो को हम देखेंगे, एंड ऑन दैट बेसिस we will be able to comment on any particular fund. So this was what I broadly discussed yesterday. I also discussed about the children fund and retirement fund category. And let's see, एक बार जब ये लाइफ साइकिल फंड्स आएंगे तो शायद ये चिल्ड्रन फंड रिटायरमेंट फंड्स जो हैं शायद उस लाइफ साइकिल फंड्स के अंदर में मर्ज हो जाएंगे। लेट्स सी। सो दैट्स टू अर्ली टू कॉल राइट नाउ। वंस वी गेट मोर क्लैरिफिकेशन विल टेल अबाउट दैट आल्सो। राइट, ओके। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कुछ एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कल छूट गए थे बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यूज दैट वी आर फेसिंग। सो टुडे आई विल कवर देम and then I'll talk about the different categories of mutual fund today. While you know most of the categories, मैं आपको कोशिश करूंगा कि कम से कम समय के अंदर में मैं आपको दिखाऊं कि किस किस कैटेगरी के पोर्टफोलियो किस तरह के होते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे। राइट, लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे और काफी लंबा डिस्कशन होगा ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन एंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग। इसको लेकर के हम काफी चर्चा करेंगे। एंड देन लास्ट 10-15 मिनट्स विल डू जस्ट Q&A। सो सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, हो सकता है 1.5 पौने 2 घंटे लगेंगे आज के सेशन में। बट इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट more than 250 people have already joined this class. So let's start today's class. I'll quickly share my screen. And okay, before I share my screen, I want to ask you guys one question. अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है, व्हाट वुड यू टेल मी? इज इट गुड, बैड, वर्स्ट, बेस्ट? कैसा फंड है आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? आज के दिन अगर आपको किसी क्लाइंट को बताना है तो आप इस फंड को अच्छा कहोगे कि एवरेज कहोगे कि बुरा कहोगे? सो आई वांट एवरीवन टू कमेंट कि हाउ इज दिस पर्टिकुलर फंड, इज इट गुड, बैड और वर्स्ट? Okay, so I'm getting a lot of responses, and I think almost all of you are giving me the similar response. Either everybody is saying good or everybody is saying best. ठीक है, मेरा ही मानना है कि देखो ये फंड बहुत अच्छा है, no doubt about it. I mean, if somebody would have started an SIP in the HDFC Flexi Cap Fund on the date of its inception, so ये फंड चालू हुआ था 1995 में. It's been 31 years now that the fund is live. And किसी बंदे ने अगर 10,000 रुपए की SIP की होती एंड देन इट्स बीन 31 years, तो उसने साल में 1,20,000 और 31 साल में तकरीबन तकरीबन 37 1 लाख रुपए दे दिए होते। राइट, अभी आप मुझे ये बताइए कि 37 लाख रुपए देने के बाद आज के दिन उस HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना होता? जस्ट क्विकली ऑन द चैट बॉक्स, दीज आर सम ऑफ द नंबर्स दैट यू शुड बी रिमेम्बरिंग, ताकि आपके सेल्स कॉल्स में ये आपको बहुत काम आता है। तो 10,000 रुपए की SIP किसी ने दी होती HDFC फ्लेक्सी कैप में उसके शुरुआत के समय में, तो आज के दिन उसका फंड वैल्यू कितना होगा? ओके, सो आई आई कैन सी लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज कमिंग इन। लोग कह रहे हैं 13 करोड़, 19 करोड़, 20, 21, 25। ओके, सो व्हाट आई कैन, बाकी लोगों का क्या कहना है? आई मीन, सो आई एम सीइंग वेरी फ्यू आंसर्स ओवर हियर, नॉट मेनी ऑफ यू आर श्योर। ओके, सो फेयर इनफ। सो आई थिंक डायरेक्शनली आप लोग चैट बॉक्स पढ़ करके शायद आप लोग समझ पा रहे हो कि सही जवाब क्या है। द आंसर इज क्लोज टू अबाउट 22 करोड़। ठीक है, सो दैट्स अ स्टैगरिंग नंबर, दैट इज टू गुड टू बी ट्रू काइंड ऑफ अ नंबर, बट यस इट्स अ फैक्ट कि किसी ने अगर 10,000 रुपये महीने की SIP HDFC फ्लेक्सी कैप में की होती, आज 31 सालों के बाद में 37 लाख रुपए जमा करने के बाद में उस बंदे के पास 22 करोड़ रुपए होते। एंड दिस इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन, मतलब दिस इज लाइक द मदर ऑफ ऑल वेल्थ क्रिएशन। मतलब इस फंड ने सिंस इंसेप्शन अराउंड 19% का रिटर्न दिया है। तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर यार ये तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। करेक्ट, बट नाउ द गुड पार्ट इज, अनदर स्ट्रेंज पार्ट इज, आई विल से कि अभी आने वाले 2 मिनट बाद शायद आप लोग मेरे साथ में अग्री करोगे कि सर दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स इन इंडियन मार्केट। एंड शायद आपने किसी क्लाइंट को अगर ये फंड दिया होता ना, तो आप उनके इस फंड को निकलवा दिए होते या क्लाइंट ने इस फंड से पैसे निकलवा दिए होते। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड in a particular time period. And let me talk about it now. So let me quickly share my slide with you and tell you the different aspects of looking at a fund. So for example, अभी मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ ना, ये इसका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का 2 4 दिन पहले का फैक्ट शीट है।
एंड टिपिकली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं किसी भी फंड का 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न। दिस इज व्हाट वी जनरली लुक एट, राइट। और अगर आप देखोगे तो इसके 1 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न में रिटर्न कैसा दिखा रहा है, अच्छा है कि बुरा है? सर रिटर्न तो बहुत अच्छे हैं। 1 साल का रिटर्न 16.5%, 3 साल का रिटर्न 22%, 5 साल में 20% और 10 साल में 18%। सो द फंड हैज एक्चुअली डन वेरी वेल। आई मीन आप सोचो, हम किसी को 5 साल, 10 साल के लिए जब बोलते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम 12% कहते हैं, दबी दबी आवाज में 14-15 बोल देते हैं। बट हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि फंड हमें 18 और 20% बना करके देगा। सो इफ द फंड हैज एक्चुअली डिलीवर्ड दिस काइंड ऑफ अ रिटर्न, इट्स अ स्टैगरिंग रिटर्न, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग सिंस इंसेप्शन। फंड ने 18.7% का रिटर्न दिया, मतलब तकरीबन 19% का रिटर्न दिया। सो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि सर देखो, हमारा ये फंड बहुत अच्छा फंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको आज से 5 साल पहले ले जाता हूं, और मैं बात करता हूं 2021 की, 2000 सॉरी 20 की। 2020 दुर्गा पूजा, मतलब आज से कुछ 5 साल, 4-5 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी बंदे ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश किया होता, तो उस समय अगर वो ऐसा फैक्ट शीट खोला होता, तो उसको 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स कैसे दिख रहे होते, ये हम समझेंगे अभी, राइट। तो हम ये समझेंगे कि अगर किसी बंदे ने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पे इन्वेस्टमेंट किया होता पहले, और 2020 में जब वो उसका फैक्ट शीट खोल के देख रहा होता, तो वो कैसा दिखता। एंड दूसरा मैं ये भी कहूंगा आपसे कि अगर 2020 में मान लो अगर आप एडवाइस कर रहे होते और आप किसी को म्यूचुअल फंड स्कीम दे रहे होते, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का इस तरह का फैक्ट शीट देखने के बाद शायद आप 2 बार सोचते इस फंड को एडवाइस करने के लिए, तो कैसा दिखता था। एंड अगेन गाइस, आई एम नॉट showing you a pessimistic story because I'm not talking about March 2020. March 2020 was an abnormality. हम सब जानते हैं कि कोविड कैसे क्रैश कर गया था मार्केट, लेकिन अक्टूबर 2020 तक मार्केट फिर से अपने एक सतह तक पहुंच चुका था। सो अगर मैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का दोस्तों आपको हिस्ट्री में ले जा करके आज से 5.5 साल पहले HDFC फ्लेक्सी कैप का मैं आपको इसी तरह का एक फैक्ट शीट दिखाऊं, तो वो कुछ इस प्रकार दिखता था। लेट मी क्विकली शो यू दैट। दिस इज व्हाट द HDFC फ्लेक्सी कैप फैक्ट शीट यूज टू लुक एट। पिछले 1 साल का रिटर्न सर अक्टूबर 20 में दिख रहा था -7.7। 3 साल का रिटर्न वॉज -0.8। 5 साल का रिटर्न वॉज 4.9% ओनली, एंड 10 ईयर रिटर्न वॉज 6.9%। सर आप बताओ कितने लोग यहाँ पर इस फंड में रुकना पसंद करते। आप सोचो सर, ठीक है 1 साल में झटका लगा होगा, कोविड का झटका लगा होगा, लोग शायद फिर भी समझ जाएं। बट किसी बंदे ने 3 साल तक पैसे डाल के रखे हैं, और 3 साल के बाद उसको दिख रहा है कि उसकी 1 लाख रुपए की वैल्यू 99,000 चल रही है। सर आधे लोगों का दिमाग डगमगा जाएगा। सर ठीक है, आप किसी को 5 साल रोक लेते हो, किसी ने 2015 अक्टूबर में इस फंड में पैसे लगाए थे, 5 साल खत्म होने के बाद भी इस फंड का रिटर्न सिर्फ 5% का बना है। कितने लोग इस फंड में रखना चाहेंगे पैसा? बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे। एंड 10 ईयर, आई मीन 10 ईयर इज लाइक द अल्टीमेट टेस्ट। अभी 10 साल में भी सर अगर आप FD के रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फंड में आप रहना पसंद करोगे? The answer is obviously not, sir. Right. Now, the worst part is that while the returns are poor, it is very also evident that the fund has genuinely underperformed its category also. So, 1 साल के पीरियड में देखोगे तो मार्केट में अगर 23 फंड हैं, तो इस फंड का रैंक 23 नंबर पे था। 3 साल में देखोगे तो 19 फंडों में इसका रैंक 17 नंबर पे था। 5 साल में भी ये बॉटम क्वार्टाइल था सर, 10 साल में भी ये बॉटम क्वार्टाइल फंड दिख रहा था। तो इसका मतलब आज जिस फंड को आप सब, हम सब पूज रहे हैं कि यार HDFC फ्लेक्सी कैप से बढ़िया कोई फंड नहीं है, वहीं 2020 में, क्योंकि मैं उस समय इंडस्ट्री में था और हम लोगों ने काफी म्यूचुअल फंड बेचा है, मुझे जैसा ध्यान पड़ता है मैक्सिमम लोग इस फंड के नाम से भागते थे। जी हाँ दोस्तों। सो कहने का मतलब ये कि इस एक चार्ट को देख करके आपको एक बात तो पूरी क्लियर समझ में आ गई कि सर द विनर्स कीप रोटेटिंग। जो 2020 का विलन था वही 2026 का हीरो है। और शायद जो 2020 का हीरो था, मे बी इफ यू लुक एट द फंड्स फ्रॉम द स्टेबल ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड, दे टर्न आउट टू बी द विलन इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, राइट। सो एक लेसन तो आपने जो पकड़ा, वो ये पकड़ा कि सर द विनर्स कीप रोटेटिंग, राइट। द बेस्ट फंड बिकम्स द वर्स्ट फंड बिकम्स द बेस्ट। तो कभी भी ये मत सोचना कि सर मैं आपको जो फंड दे रहा हूं वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता है। आज जिसको आप बेस्ट कहते हो, 3 साल बाद शायद वो एवरेज, पुअर, वर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है। सो नाउ द सेकेंड लेसन दैट आई वांट यू टू लर्न
इज कि जब भी हम रिटर्न्स इसी तरीके से दिखाते हैं, हम जब 1 साल 3 साल 5 साल का रिटर्न दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं, ध्यान रखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टर के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हैं कि बॉस दिस इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट, राइट। तो जब एक फंड, एक क्लाइंट देखता है कि यार ये फंड ने 5 साल में 20% दिया है, 10 साल में 18% दिया है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि अगर मैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को पैसा दूंगा तो आने वाले 5 साल 10 साल में मुझे 18-20% का रिटर्न मिलना उचित है, राइट। इज दैट अ राइट एक्सपेक्टेशन टू हैव? द आंसर इज नो सर, इट इज नॉट। हम अपने मुंह से 12% ही बोलते हैं, लेकिन क्लाइंट को क्या दिखाते हैं? 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल, और उसमें रिटर्न दिखने को मिल रहा है आज के दिन HDFC फ्लेक्सी कैप में 20%, 18%, राइट। सो द पॉइंट इज दैट व्हेन वी आर ट्राइंग टू शो रिटर्न्स इन दिस फॉर्मेट, it is a very wrong representation of returns because it creates very wrong expectations in the client's mind. What is the problem when we look at returns in this particular manner? And that is where I'm going to come to concepts now. इस फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या है? इस फॉर्मेट की प्रॉब्लम ऐसी है कि सर यहां पर जब हम किसी फंड का लेट्स से 3 साल का रिटर्न कह रहे हैं, तो वो बेसिकली कहता है कि फरवरी 26 में नैव इतने रुपए की है और फरवरी 23 में नैव इतने रुपए की थी। तो फरवरी 23 के नैव से फरवरी 26 का नैव कितना बढ़ा? तो सर मालूम पड़ा कि सर 3 साल का रिटर्न आया है 22%, राइट। दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सर जब मैं 5 साल का रिटर्न देख रहा हूं तो अगेन मैं कंपेयर कर रहा हूं फरवरी 21 के नैव को फरवरी 26 के नैव से, और मैं कह रहा हूं सर देखो इसने कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया। सर देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि फरवरी 21 में मार्केट बहुत नीचे था और फरवरी 26 में मार्केट बहुत ऊपर है। ठीक है, लास्ट 1 साल में रिटर्न नहीं बना, बट फरवरी 21 के मुकाबले मार्केट आज डबल है। तो अगर मार्केट ने डबल रिटर्न बना के दिया है तो नेचुरल सी बात है ना सर कि किसी भी फंड में, किसी भी इक्विटी फंड में आपने अगर पैसे लगाए होते तो आपके पैसे डबल ही होते, राइट। सो माई पॉइंट इज दैट when I am showing that the 5 year return is 20%, the problem is that I am comparing this with a very low base. मेरा बेस बहुत लो है, इसके वजह से मुझे आज का 5 year रिटर्न बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट द बेस वुड कीप चेंजिंग, राइट। अभी ऐसे ही सोचो, जस्ट थिंक ऑफ इट कि सर अगर लेट्स से मैं कहता कि मुझे 5 year रिटर्न्स देखने हैं ऑन, लेट्स से मार्केट क्रैश हुआ था 2020 के मार्च में। ठीक है, 2020 के मार्च का अगर मैं ये शीट निकालूंगा तो मैं कंपेयर करूंगा 2015 के मार्च में एनएवी क्या थी और फिर 2020 के मार्च में एनएवी क्या है, और उसके बेसिस पे मैं 5 year रिटर्न निकालूंगा एंड इट विल लुक वेरी पुअर, राइट। तो सर फंड तो एक ही है, बट जब 2020 मार्च में निकाल रहा हूं तो बहुत पुअर रिटर्न दिखा रहा है, वही जब 2026 के फरवरी में दिखा रहा हूं तो बहुत अच्छा दिख रहा है। शायद ये और अच्छा दिखता जब मैं 2025 के मार्च में निकालता, क्योंकि 2020 मार्च का लेवल सबसे लो था और 2025 मार्च उससे रिलेटिवली काफी ऊपर था, तो शायद और शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते। So my point is that when we are looking at returns from a 1 year, 3 year, 5 year perspective, we are doing nothing but just looking at point to point return, एंड इसी को हम कहते हैं ट्रेलिंग रिटर्न, राइट। सो ट्रेलिंग रिटर्न इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पॉइंट ऑफ परचेज एंड द पॉइंट ऑफ सेल्स, मतलब कि आपने किस दिन आपने बेस पकड़ा और किस दिन का आपने एनएवी देख रहा हो, उसके कंपैरिजन को हम पॉइंट टू पॉइंट या ट्रेलिंग रिटर्न्स कहते हैं। एंड दिस इज नॉट the right representation to do when we are talking about mutual fund returns, when we are trying to build expectations in the mind of a customer, राइट। तो फिर सर क्या देखना उचित है? एंड दैट इज वेयर आई कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग रिटर्न्स, कि रोलिंग रिटर्न्स का फंडा क्या है। देखो दोस्तों, अगर आप सोचो कि ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 1995 में आई थी, तो किसी बंदे ने शायद 95 में इन्वेस्ट किया था और 5 साल बाद सन 2000 में अपना रिटर्न चेक कर रहा था, तो भी उसको 5 year रिटर्न देखने को मिलता है। किसी बंदे ने 1998 में इन्वेस्ट किया था और 2003 में रिटर्न देख रहा था, उसको भी एक 5 year का रिटर्न देखने को मिलता। कोई बंदा, मार्केट ने अपना पीक बनाया था 2008 जनवरी को, राइट। किसी बंदे ने 2003 के जनवरी में इन्वेस्ट किया था जब मार्केट काफी लो था और 2008 के जनवरी में देखता तो उसको तो फैंटास्टिक रिटर्न्स देखने को मिलते, राइट। किसी बंदे ने 2015 के मार्च में इन्वेस्ट किया होता और 2020 के क्रैश में रिटर्न चेक करता तो उसको बहुत खराब रिटर्न्स देखने को मिलते। सो माय पॉइंट इज दैट अ फंड कैन हैव मल्टीपल 5 year रिटर्न्स, एंड व्हाई जस्ट ईयर टू ईयर, यू कैन कंसिडर इट मंथ टू मंथ और इवन डेट टू डेट। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर
फरवरी 14 वर्सेस फरवरी 19, मार्च 14 वर्सेस मार्च 19, और लेट्स से सितंबर 14 वर्सेस सितंबर 19, तो मैं कितने सारे 5 ईयर रिटर्न्स निकाल सकता हूँ ना, मैं तो डे वाइज भी निकाल सकता हूँ कि 12 मार्च 2014 वर्सेस 12 मार्च 2019. So the point is that I can have multiple 5 year returns. I can have multiple 3 year returns, right? So the concept of rolling returns says कि सर, अगर मुझे सही मायने में क्लाइंट के सामने एक एक्सपेक्टेशन रखनी है, तो मुझे हर रोज का 5 ईयर रिटर्न निकालना चाहिए. ऐसे मुझे कई सारे नंबर मिलेंगे, मुझे उसका एवरेज कर देना चाहिए, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग रिटर्न्स. इससे क्या होगा कि सर, आई विल पोर्ट्रे अ राइट एक्सपेक्टेशन इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट. आई विल नेवर गो ऑन एक्सट्रीम्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, 5 ईयर में 20% इज एन एक्सट्रीम. ऐसा हर बार नहीं आता है. वैसे ही 5 ईयर में 4.9% इज अनदर एक्सट्रीम. ऐसा भी इतना खराब भी कभी नहीं होता है. बट अगेन द प्रॉब्लम वॉज विद द पॉइंट. बट जब हम रोलिंग रिटर्न्स का स्लाइड देखते हैं, आई शो यू द रोलिंग रिटर्न स्लाइड. नाउ दिस इज हाउ वी लुक एट रोलिंग रिटर्न्स, राइट? तो आप क्या देख रहे हो सर, कि एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप का 5 साल का एवरेज रिटर्न्स चेक करिए. यहां पर फिगर दिखा रहा है 15.5%. 15.5% इज द एवरेज रिटर्न ऑफ एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप, एंड दिस इज द रोलिंग रिटर्न, राइट? सो उसने वो 20 वाला नंबर भी देख लिया, उसने वो 5.5 वाला नंबर भी देख लिया, और ऐसे कई सारे इसने नंबर देख लिया और इसका एवरेज किया. और अब जब ये 15.5 बोल रहा है ना, दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ the expectation that a client should make with an HDFC Flexi Cap fund, राइट? अब ये एक्सट्रीम्स दिखा रहा है, ये बता रहा है कि देखो, अगर मिनिमम ऐसे जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन आए थे, उसमें सबसे खराब ऑब्जर्वेशन कितने का था? तो सर, सबसे खराब ऑब्जर्वेशन -2.6 का था. शायद किसी ने अगर मार्च 15 में लगा करके मार्च 20 में चेक किया होता, तो शायद उसका रिटर्न -2.6% भी आया होता. 28 मार्च 15 वर्सेस 28 मार्च 20, राइट? सो वहां पे खराब से खराब में सर, 5 साल रहने के बाद ये फंड आपको -2.6 दिखा सकता है. और वहीं सर, बेस्ट टू बेस्ट मैक्सिमम रिटर्न, मतलब आप समझो कि हाईएस्ट मार्केट ने 2008 की जनवरी में बनाया था, किसी ने 2003 के जनवरी में पैसा लगाया होता और 2008 के जनवरी में चेक कर रहा होता, तो सर 5 ईयर्स में 12, 14, 18 नहीं सर, वो 35% का रिटर्न बनाता. तो दिस इज द अदर एक्सट्रीम, right? But I'm not talking about the two extremes. I'm just telling you, sir, कि the average return that one can make by investing in HDFC Flexi Cap Fund is 15.5%. So दोस्तों, आपको ये बात बोलनी आनी चाहिए, right? So this is what a fair representation of the fund's return expectation should be. So आपके मन में अगर सवाल आए कि सर, ये रोलिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट आपने समझा तो दिया, बट जब हम फैक्ट शीट खोलते हैं, तो फैक्ट शीट में हमें हमेशा वो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न मिलता है, जो कि आपने अभी बताया कि ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिटर्न्स नहीं है. तो हम रोलिंग रिटर्न कहाँ से देखेंगे? तो दोस्तों, आपके पास में कई सारे रास्ते हैं रोलिंग रिटर्न्स देखने के. आप इंटरनेट पे, आप कोई भी साइट पे चले जाओ, यू गो टू आवर वेबसाइट phenomatic.in, यू गो टू वैल्यू रिसर्च, यू गो टू एडवाइजर खोज, आपको हर जगह देखने को मिलेगा रोलिंग रिटर्न कॉन्सेप्ट. इनफैक्ट आपको बहुत दूर भी नहीं जाना है, आप अपने वेब लॉगिन पे चले जाइए, जो आपका फिनोमैटिक में वेब लॉगिन है. आई विल क्विकली शो यू दैट हाउ टू टेक आउट द रोलिंग रिटर्न्स फ्रॉम देयर. जस्ट गिव मी a minute. All right. तो मैं अपना ये वाला स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ. सो जब आप फिनोमैटिक के वेब लॉगिन पे घुसते हो, तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में यूटिलिटीज बोल के एक बटन दिखाता है. आपको अपना सब ब्रोकर लॉगिन में जाना है, एंड नीचे में आएंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक स्कीम कंपेयर बोल के बटन दिखाता है. आप स्कीम कंपेयर में जाएंगे तो सामने रोलिंग रिटर्न्स बोल के बटन दिखाता है. सो लेट्स से यू वांट टू सी द रोलिंग रिटर्न्स ऑफ ऑल द फ्लेक्सी कैप फंड्स, राइट? तो हमने क्या किया, हमने खाली फ्लेक्सी को सर्च मारा, तो मेरे सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स आ गए. मैंने इसको सिलेक्ट मार करके इधर डाल दिया, तो मेरे सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स का भी मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ. और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई, मुझे 5 ईयर रोलिंग रिटर्न दिखाना, और लेट से माई स्टार्टिंग डेट इज 2012. तो 2012 के बाद पिछले 14 साल में मुझे 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न दिखा, और मैंने यहाँ पे शो मार दिया, राइट? नाउ यू विल बी एबल टू सी कि किस फंड ने क्या आपको परफॉर्म करके दिया है, एवरेज किसका कैसा है. तो ये बहुत ही अजीब सा ग्राफ दिख रहा है, आप नीचे रिटर्न्स देख लो. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर, दी एवरेज रिटर्न ऑफ लेट्स से बिरला फ्लेक्सी कैप इज 15.55%. ठीक है, मैक्सिमम उसने 27.48 बनाया है, मिनिमम इसने 0.11 बनाया है. हाउ मच परसेंटेज ऑफ टाइम द फंड हैज गिवन यू मोर देन 12%? तो सर, वो 14 + 29 + 25,
आपको समझ में आ रहा है कि सर इस फंड ने 12% से ज्यादा कितनी बार दिया है और 12% से कम कितनी बार दिया है, राइट? सो दिस इज जस्ट अ वे टू लुक एट द रोलिंग रिटर्न्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई वुड वांट कि आप भी अगर कस्टमर के सामने इस भाषा में बात कर सको ना, तो यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, पीपल विल अप्रिशिएट दैट यू हैव वेरी डीप नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे। आई विल जस्ट टॉक अबाउट सो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आप जानते हो। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड शार्प रेशियो, लेट मी वेरी क्विकली कवर दिस। रिस्क को हम कैसे मेजर करते हैं सर? रिस्क को हम स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर करते हैं, जो मैंने पिछले कल भी आप लोगों को सिखाया था। सो स्टैंडर्ड डिविएशन वर्ड बनता है स्टैंडर्ड प्लस डिविएशन से, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है एवरेज। स्टेटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड का मतलब होता है एवरेज, मतलब कि ये फंड अपने एवरेज से कितना डिविएट करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल HDFC फ्लेक्सी कैप का एवरेज है 15.5। अब ये 15.5 से ऊपर तो 35 भी दिखाता है, नीचे में तो -0.2 भी -2 भी दिखाता है, बट ये 15 से कितना फ्लक्चुएट करता है? So when you look at a large number of observations, you will see that certain funds will fluctuate a lot and certain funds will fluctuate less. तो जो फंड ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है will have a higher standard deviation. तो let's say for example, ये मेरे पास में 5 फंड्स आए, Quant स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। सो आई हैव 5 स्मॉल कैप फंड्स। अगर मैं देखना चाहूँ कि सर किस फंड का कितना स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो यहाँ पर सारे नंबर्स आ गए कि किसका क्या स्टैंडर्ड डिविएशन है। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑन दिस चार्ट यू कैन सी कि HSBC स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन 18.3 है, विच इज द हाईएस्ट, मतलब ये फंड ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। बट अगर आप मीन में देखोगे, मीन इज शोइंग यू द रिटर्न्स, आप देख रहे हो कि सर HSBC स्मॉल कैप ने रिटर्न्स कम बनाए हैं, उसकी तुलना में बंधन स्मॉल कैप ने रिटर्न्स कहीं ज्यादा बनाए हैं, 27% रिटर्न बनाए हैं। सो हमें किस बेसिस पे आंसर करना चाहिए? क्या फंड जिसने हाईएस्ट रिटर्न बनाया है वो देना चाहिए? देन बंधन स्मॉल कैप इज माई चॉइस। क्या सर जो फंड सबसे कम रिस्क दिया है मुझे वो चॉइस करना चाहिए? इफ दैट इज द क्राइटेरिया, देन परहैप्स HDFC स्मॉल कैप हैज द लोएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ओनली 15.5, देन आई माइट लुक एट इट। बट द आंसर इज कि सर आई शुड ऑलवेज लुक एट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब कितना रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क बन रहा है, हमें वो देखना चाहिए, एंड दैट इज मेजर्ड बाय द शार्प रेशियो, राइट? तो जिस फंड का शार्प रेशियो सबसे ज्यादा होगा ना, वो आपके लिए बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हो गया। तो अभी इस केस में आप देख रहे हो कि बंधन स्मॉल कैप का शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है। सो लेट मी अगेन टेक यू बैक टू द पेज आई वाज शोइंग यू ऑन द वेब। सो जब हमने यहाँ पर अभी रोलिंग रिटर्न निकालना सीखा ना सर, तो यहाँ पर आपको और बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। यू कैन गो टू एंड सी द ट्रेलिंग रिटर्न्स। तो आपने यहाँ पर जब ट्रेलिंग रिटर्न निकाला, तो आपको हर फंड का 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल का आपको कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, राइट? यू कैन गो एंड सी द रोलिंग रिटर्न व्हिच आई जस्ट शोड, ग्रोथ कैलकुलेटर्स, सिप कैलकुलेटर्स, पोर्टफोलियो ओवरलैप, कोरिलेशन, ये सब अलग अलग चीजें हैं जो कि आप देख सकते हो। अगर आपको किसी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और शार्प रेशियो देखना है, तो लेट्स से आपने टॉप स्कीम्स में आपने कहा कि मुझे सारे फ्लेक्सी कैप्स देखने हैं, आपने सारे फ्लेक्सी कैप्स मार दिए, यहाँ पे सारे फ्लेक्सी कैप्स आ गए। अभी इसके सामने आप रेशियो पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपको राइट में हर फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, ये सब दिखा रहा है। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आप कहते हो कि सर मुझे वो फंड देना है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जिसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है, तो आई कैन जस्ट सॉर्ट दिस डेटा and you can see that Parag Parikh Flexi Cap, HDFC Flexi Cap, White Oak Flexi Cap, they are having the highest Sharpe ratio, and that is why we are recommending these funds, right? तो दोस्तों मैं आपको खाली रिसर्च करने के कुछ तरीके बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप लोग अपने हिसाब से फंड्स को स्टडी कर सकते हो। ऑल दीज टूल्स आर अवेलेबल विथ यू ऑन दी बैक ऑफिस, राइट? सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का पार्ट था उसको क्लियर किया। नाउ लेट मी वेरी क्विकली गो एंड टॉक अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, देखो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है ना, ये आप लोग सब जानते हो। व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड टू शो यू इज द पोर्टफोलियो कंपोजिशन ऑफ दीज स्कीम्स। सो ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, तो मैं इस सबको छोड़ते हुए आगे जा रहा हूँ। ओके, सो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है सर? वो टॉप 100 कंपनी में पैसा लगाएगा, एंड देन यू नो दैट majority पैसा जो है टॉप 100 कंपनी में आता है, 80% ऑफ द मनी गोज टू टॉप 100 कंपनी। तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गया, बट व्हाट आई वांट टू शो टू यू इज दैट यू लुक एट द होल्डिंग, यू लुक एट द फंड्स नेम, यू लुक एट द बेंचमार्क। ICICI लार्ज कैप, इसका बेंचमार्क क्या होगा सर? इसका बेंचमार्क होगा निफ्टी 100 TRI,
मतलब वो अपना कंपैरिजन टॉप 100 कंपनी से कर रहा है। इफ यू लुक एट द पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन ऑन द राइट, यू कैन सी दैट सर ऑलमोस्ट ऑल द मनी इज गोइंग टू इक्विटी। वो 8% जो डेट में दिखा रहा है ना, इट इज जस्ट अ पोजिशनल व्यू कि कल को कोई रिडेम्पशन आ गया, पैसा देना है, उसके लिए वो पैसा डेट में रखा है, बट अदरवाइज 91% पैसा इक्विटी में ही है। 91% का भी आप ब्रेकअप देखो लार्ज मिड स्मॉल में क्या है, तो आपको दिख रहा है सर 84% पैसा लार्ज में है, विच मीन्स इट्स अ प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप कंपनीज ओरिएंटेड फंड, राइट। अभी आप यहाँ पे होल्डिंग्स देखो सर, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर इसकी टॉप होल्डिंग्स में है एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल एन टी, एक्सिस, एयरटेल, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस। ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसका नाम आप नहीं जानते हो। तो दीज आर ऑल द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। सो यू अंडरस्टैंड कि सर अगर मैं किसी भी फंड हाउस के लार्ज कैप फंड को अगर पैसा दे रहा हूं ना, तो मोटा मोटा मुझे पोर्टफोलियो ऐसे ही देखने को मिलेगा। यू कैन ऑल्सो लुक एट द स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। आपको ये दिखा रहा है कि सर स्टैंडर्ड डिविएशन इज जस्ट 10.94। कल हमने बात की थी, कल जब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था, हमने कोटक डेट हाइब्रिड फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन देखा था, वहां 4.5% दिखा रहा था, विच वॉज अनदर वेरी वेरी लो स्टैंडर्ड डिविएशन। क्यों? क्योंकि सर वो प्रीडोमिनेंटली डेट फंड था, यहाँ पे इक्विटी है, बट इक्विटी के यूनिवर्स में लार्ज कैप्स के अंदर में स्टैंडर्ड डिविएशन कम होते हैं। ये नंबर आप देखना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा। सो व्हेन यू लुक एट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ आईसीआईसीआई लार्ज कैप, it is coming at 11. But maybe after a few slides, when I show you the standard deviation of a small cap fund, you will see that the standard deviation figure is higher. And that is the reason we say कि while equity has a higher risk category, but then हम इतना जानते हैं कि सर amongst all the equity funds which are available, large cap, mid cap, small cap, तो सबसे कम रिस्क आपको देखने को मिलेगा लार्ज कैप के अंदर में, राइट। इतना याद रखिएगा कि आप कभी भी किसी को इक्विटी का कैटेगरी दे रहे हो, तो कम से कम 5 साल का पैसा आपको लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी, आपको नहीं पता कि आप किस तरफ उतरोगे, मार्केट में ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे, बट हाँ आप लॉन्ग टर्म रहोगे तो ये वॉलेटिलिटी से एवरेज आउट करके आप निकल जाओगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम 5 साल का पैसा आपको इक्विटी में लेना चाहिए। मिड कैप क्या कहता है सर? मेजोरिटी पैसा आपके 101 से 250 नंबर कंपनी में जाएगा। सो व्हेन यू लुक एट एचडीएफसी मिड कैप, द बेंचमार्क इज निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। यू सी 93% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, एंड अमंगस्ट लार्ज मिड एंड स्मॉल मेजोरिटी पैसा सारा मिड में लगा हुआ है, राइट। अभी आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखो 13.8, सो इट्स स्लाइटली हायर देन व्हाट योर आईसीआईसीआई लार्ज कैप वाज शोइंग। वहां 10.5 था, यहाँ 14 के आसपास आ गया, राइट। अभी आप कॉम्पोजिशन देखो पोर्टफोलियो का, आप ज्यादा कंपनी के बारे में नहीं बोल पाओगे। यू डोंट नो व्हाट अ बालकृष्ण इंडस्ट्री डज और अ कोफोर्ज डज और इप्का लेबोरेटरीज डज, बट दीज आर वेरी बिग कंपनीज ना, ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। बट देन ये इतने हाउस होल्ड नेम्स नहीं है जितनी आसानी से आप रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस बोल के निकल गए। सो बेसिकली मिड कैप आर दो स्टॉक्स जो कि 101 से 250 नंबर कंपनी पे हैं, अगर अच्छा करेंगे तो वो लार्ज कैप भी बन सकती है। सो जनरली देखा गया है हिस्टोरिकली कि mid cap is that segment of the market which has given you the highest returns and is perhaps one of the best categories to do SIPs, right? अगेन लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लार्ज एंड मिड कैप बोलता है कि सर कम से कम 35% पैसा लार्ज में रहेगा और कम से कम 35% मिड में रहेगा। सो व्हेन यू लुक एट अ बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड, आपको देखने को मिल रहा है कि सर 96% पैसा इक्विटी में है, बट when I look at the breakup of that 96%, then 37% is in large and 36% is in mid. तो दैट इज द रीजन व्हाई इट क्वालिफाइज इनटू लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो इसमें आपको दोनों के लक्षण देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाट यू आर आल्सो एबल टू सी फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ दिस स्कीम। स्मॉल कैप में क्या देखने को मिलेगा सर? 250 के बाद वाली जो कंपनीज है ना, उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं, राइट। और इसमें क्या है कि सर ये उभरती हुई कंपनीज हैं, शायद आने वाले समय में बहुत बड़ा काम कर जाएंगी, बट देन इसमें से ये कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं। सो लुक एट एच डी एफ सी स्मॉल कैप, इसका बेंचमार्क क्या है? निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। एंड यहां पर आप क्या देख रहे हो सर कि वाइल ऑल द मनी इज लाइंग इन इक्विटी, बट देन लार्ज मिड एंड स्मॉल में 75% पैसा स्मॉल में रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रीडोमिनेंटली स्मॉल कैप कंपनी। यदि आप इसका होल्डिंग पढ़ो, आप हार्डली कोई नाम बोल पाओगे। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन क्या करती है, ई क्लर्क्स क्या करती है, एरिस लाइफ साइंसेज, गैब्रियल इंडिया क्या करती है, सोनाटा या कृष्णा इंस्टीट्यूट, नाम से आप कुछ नहीं जानते हो कि कंपनी क्या करती है। So, but these are also good companies, right? But then they are not as big as a mid cap or a small cap company. Again, आप इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन देखो, although HDFC small cap is actually one of the lowest standard deviation funds in the small cap universe, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। But what I'm trying to tell you is कि small caps
में स्टैंडर्ड डिविएशन वुड ऑलवेज बी हायर देन व्हाट यू सी इन अ लार्ज कैप। ठीक है, तो सर क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए एसआईपी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज इज टू डू अ स्मॉल कैप एसआईपी, राइट। आगे बढ़ते हैं सर, मल्टी कैप कहता है कि कम से कम 25-25-25 लार्ज, मिड और स्मॉल को हम देंगे, राइट। तो इसी वजह से आप पोर्टफोलियो देखिए, निपॉन मल्टी कैप का 43% लार्ज में है, 27% मिड में है और 27% स्मॉल के अंदर में है। अगेन द होल्डिंग्स व्हाट यू सी इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी कंपनीज, राइट। आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर बोलते हैं कि आपको जो पसंद आपको खरीद लो। तो अभी एचडीएफसी में गोपाल अग्रवाल जी ने आपको बताया था कि देखो अभी लार्ज अच्छा लगता है, स्मॉल थोड़ा सस्ता हुआ है, मिड महंगा है, तो मिड से दूर रहो। तो इसी वजह से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर में जो पोर्टफोलियो बनाया गया है उसमें 72% पैसा लार्ज कैप में है। नॉट दैट दिस इज लार्ज कैप फंड, बट देन यहाँ पर अभी लार्ज कैप वैल्यूएशन सस्ते हैं, इसलिए इस फंड के अंदर में सारा पैसा लार्ज कैप में खड़ा है। कल को अगर मान लो मिड कैप स्मॉल कैप सस्ते हो जाएंगे, तो फंड मैनेजर चाहे तो मिड एंड स्मॉल कैप में अपना होल्डिंग बढ़ा सकता है, राइट। चलो ये मैं स्किप करता हूँ। वैल्यू फंड्स क्या होते हैं? वैल्यू फंड्स इज बेसिकली सेइंग दैट सर मुझे अच्छी कंपनी चाहिए बट सस्ते दाम में भी चाहिए। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब कि सर जो अच्छी कंपनीज है ना, जनरली सब लोग को वो चाहिए होता है और जनरली उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत हाई होता है। बट देन वैल्यू फंड इज सेइंग दैट सर आई वुड बी लुकिंग एट कंपनीज विच आर चीपर इन वैल्यूएशन। इसी वजह से आप देखोगे कि एचएसपीसी वैल्यू फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका ओवरऑल पीई रेशियो जो है वो 17.3 का है, जबकि इसका बेंचमार्क जो निफ्टी 500 है उसका पीई रेशियो 23.4 का है। तो जनरली देखा जाता है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो रिलेटिवली वैल्यू फंड्स कम गिरते हैं, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस जनरली सस्ते होते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रा फंड कहती है कि सर देखो हम तो मार्केट से उल्टा काम करेंगे, राइट। सो कॉन्ट्रा फंड के अंदर में आप जनरली देखोगे कि फंड मैनेजर जिनका कॉन्ट्रा कॉल बहुत अच्छा चलता है ना, वो बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी किसी को आईटी नहीं खरीदना है, राइट, बट इस कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो को देखिए, इसने 10%, 10.5% पैसा टेक्नोलॉजी में लगा के रखा है। द पॉइंट इज जब किसी को आईटी नहीं खरीदना है तब कॉन्ट्रा फंड वाला आके आईटी खरीदता है, और कल को फिर वापस जब आईटी चलना चालू होता है तो कॉन्ट्रा फंड ही सबसे ज्यादा पैसा बना देता है। सो अगेन आई वुड से दैट्स स्लाइटली रिस्कियर स्ट्रेटजी, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने पैसा देना है तो I have seen that Kotak Contra Fund, SBI Contra Fund have done fantastically well. So Contra and value are very similar themes, I will say. क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि सर आज के दिन आईटी का पी रेशियो बहुत सस्ता मिलेगा, तो वो वैल्यू फंड वाला भी खरीद रहा होगा और कॉन्ट्रा भी खरीदेगा। बट देन सेबी ने पहले कहा था कि एक फंड हाउस के पास में या तो एक कॉन्ट्रा फंड हो सकता है या फिर वैल्यू फंड हो सकता है, लेकिन जो आज सुबह का सर्कुलर आया है उसके हिसाब से हर फंड हाउस के पास में दोनों फंड्स हो सकते हैं। सो वाइल एसबीआई ऑलवेज हैड अ कॉन्ट्रा फंड एंड आईसीआईसीआई ऑलवेज हैड अ वैल्यू फंड, now ICICI will also be launching a contra fund and SBI would also be launching a value fund very soon, राइट। फोकस फंड, अभी फोकस फंड की कहानी थोड़ी अलग है। फोकस फंड वाले क्या बोलते हैं कि सर मेरे को पोर्टफोलियो में 30 से ज्यादा कंपनी नहीं चाहिए, आई विल नॉट हैव मोर देन 30 कंपनीज इन माई पोर्टफोलियो। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ऐसा पड़ता है कि सर अगर आप ऐसे सोचो कि एक रोटी के 100 टुकड़े करने हैं, तो एक एक टुकड़ा तो बहुत छोटा आएगा, लेकिन वही रोटी के अगर 30 टुकड़े करने तो शायद एक एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा होगा, राइट। नाउ लेट अस लुक एट टू पोर्टफोलियोज हियर। तो मैंने थोड़ी देर पहले ना आपको दिखाया था एक निपॉन मल्टी कैप। अभी आप ध्यान से देखो तो निपॉन मल्टी कैप के नीचे में अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिखा रहे हैं 128 कंपनियां। मतलब ये फंड 128 कंपनी में पैसे लगा के रखा है। अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इसके पास पोर्टफोलियो में है, एचडीएफसी को 6% पैसा दिया है और आईसीआईसीआई को इसने 4% पैसा दिया है, राइट। 128 कंपनी में पैसा बांट रखे हैं इसने। लेकिन वहीं पर जब आप 360 फोकस फंड का अगर आप बात करोगे तो इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ 30 कंपनीज हैं। एंड क्योंकि रोटी के 30 टुकड़े करने हैं ना, इसलिए आप देखो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मिलाकर के टोटल होल्डिंग की 15% तो ये दो बैंक के पास में ही है। सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि फोकस फंड जनरली आप देखोगे कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं, और ये एक तरह की दो धारी तलवार होती है। विच मीन्स कि कल को अगर मार्केट फंड मैनेजर के अनुसार चला, कल को मान लो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत अच्छा किया, तो वाइल बोथ ऑफ दीज फंड्स हैव गॉट एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, but then 361 focus fund will do better because the allocation in these two banks is higher in this particular fund, right?
वर्सेस कल को मान लो अगर कोई मार्केट में न्यूज आ गई कि बैंक से बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर बहुत खराब करने लगा अगर, तो सर ये दोनों बैंक पिट जाएंगे। तो दोनों में से कौन सा बैंक ज्यादा पिटेगा? सर ऑब्वियसली 361 फोकस फंड ज्यादा पिटेगा। सो दिस इज वन मोर कैटेगरी अगेन। सेक्टोरल फंड्स होते हैं जो कहते हैं कि सर देखो हम किसी एक सेक्टर में ही सिर्फ पैसा लगाएंगे। सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ आईटी फंड, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड। अभी आप जब उसका होल्डिंग खोल के देखोगे तो उसके पास में आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इस टाइप की कंपनीज मिलेंगे। उसके पोर्टफोलियो में आपको कभी मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक देखने को नहीं मिलेगा। Now, the problem with sectoral funds is that there is not enough diversification. And that is the reason why you can have a situation when the market is flat, but your sector is underperforming. For example, right now, अगर मैं कहूं तो पिछले 3 महीने से बाजार एक ही जगह पर खड़ा है, बट योर आईटी फंड्स आर डाउन बाई -25%। तो किसी को अगर आपने मान लो आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड दिला दिया 3 महीने पहले, आज देखोगे तो क्लाइंट तो बोलेगा भाई मार्केट तो वहीं का वहीं खड़ा है, वही 25,500 निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा है, राइट? लेकिन मैंने तुमने जो फंड दिया वो तो 25% साफ हो गया। तो दैट इज वेयर वी से दैट सेक्टोरल फंड्स आर हाईली रिस्की फंड्स। देखो दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको मार्केट में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप म्यूचुअल फंड नया नया काम करना चालू करने आए हो जिस वजह से आप ये लॉन्च पैड सेशन सुन रहे हो, या आपका क्लाइंट एकदम मार्केट में नया है, उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, आई वुड जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एडवाइस। स्टे अवे फ्रॉम सेक्टोरल फंड्स। हो सकता है कि कल कोई फंड हाउस का, मान लो अबैकस का एक बैंकिंग फंड आएगा, और मैं ही शायद आप लोग को इस तरह के जूम कॉल्स में समझाऊंगा कि अबैकस का बैंकिंग फंड क्यों अच्छा होने वाला है। बट इतना याद रखिएगा कि सर जब मैं अगर इस तरह के वेबिनार्स करता हूं तो मैं 1,000 लोगों से बात कर रहा होता हूँ, राइट? तो आपको सोचना है कि सर वाइल इट इज अ गुड फंड टू हैव, इट माइट बी ग्रेट फॉर माई क्लाइंट इफ आई लुक एट देयर पोर्टफोलियो, इट माइट नॉट बी perfect for you or your client because you are relatively new in the market. So sectoral fund में याद रखिएगा कि घुसना और निकलना दोनों आना चाहिए। यू हैव टू बी राइट 2 times, which is a very difficult thing to do. So इसीलिए for all the people who are new to the industry, I would say that please avoid sectoral funds completely, right? आगे बढ़ते थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स क्या कह रहे हैं सर? थीमेटिक फंड कहता है कि सर मैं पैसा किसी थीम के अनुसार लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक थीम है इंडिया में, मेक इन इंडिया। मोदी जी कहते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो एचडीएफसी वाले ने एक फंड निकाल दिया जिसका नाम दे दिया एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड। अभी आप उसका पोर्टफोलियो खोल के देखोगे ना तो यू विल सी दैट यू विल हैव एन ऑटोमोबाइल कंपनी क्योंकि वो गाड़ी बनाती है, यू विल हैव अ सीमेंट कंपनी क्योंकि वो सीमेंट बनाती है, यू विल हैव लेट्स से फार्मा कंपनी क्योंकि वो दवाइयां बना रही है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट? सो देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, बट देन यू विल नॉट हैव अ सर्विसेज कंपनी। आपको इसमें इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं करती है। सो अगेन थीमेटिक फंड्स आर लाइक tactical calls in your portfolio. Thematic funds should not be more than 10% or 15% of the overall portfolio। ये बात याद रखिएगा, 10 से 15% से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स नहीं होने चाहिए। इफ यू आर रिलेटिवली न्यू इन द मार्केट, then you please only attempt the thematic funds which are very broad based. So for example, a business cycle fund would be a very broad based kind of a thematic fund. But let's say a transports and logistics or a rural and agriculture might be a very small base thematic fund, so you should avoid that, right? तो ये सब हमने समझा कि क्या होती है हाइब्रिड फंड्स। जैसा हमने कहा था कि सर ये हमारे मार्केट में दो एसेट्स हैं, एक है इक्विटी, एक है डेट। इक्विटी को हम कहते हैं कि सर ये चावल है, और डेट को हम कहते हैं दाल है। तो हाइब्रिड फंड क्या है सर? हाइब्रिड फंड एक खिचड़ी है। आप चावल और दाल को मिक्स कर दीजिए तो एक खिचड़ी बन जाती है। अब आप किस अनुपात में चावल मिलाओगे और दाल मिलाओगे उससे अलग अलग तरह की खिचड़ी बन सकती है। अगर आप चावल बेसी कर दोगे तो खिचड़ी ज्यादा गाढ़ी बन जाएगी, आप दाल बेसी कर दोगे तो शायद खिचड़ी बहुत पतली बन जाएगी, राइट? विच मीन्स कि सर इफ यू हैव मोर ऑफ इक्विटी इन अ हाइब्रिड फंड, देन द एंड प्रोडक्ट जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड बनेगा उसका नेचर विल बी मोर लाइक इक्विटी। मतलब तो उसमें रिटर्न ज्यादा आ सकेंगे लेकिन रिस्क भी ज्यादा होगा, तो समय सीमा ज्यादा होनी चाहिए। वर्सेस इफ यू हैव मोर ऑफ डेट इन द पोर्टफोलियो, जैसे कल हम कोटक डेट हाइब्रिड फंड डिस्कस कर रहे थे, तो अगर उसमें डेट का पोर्शन ज्यादा होगा तो सर वो ज्यादा कंजर्वेटिव होगा। मतलब जैसा हमने कल देखा कि सर वो 8.5-9 का रिटर्न आपको बना के दे देगा, उसमें ज्यादा खराब रिटर्न आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेट फंड्स, I mean hybrid funds? You have a conservative hybrid,
जो कहता है कि सर मैं 10 से 25% पैसा इक्विटी में रखूंगा, बाकी सारा पैसा मैं डेट में रखूंगा। यू हैव अ अग्रेसिव हाइब्रिड जो कहता है कि सर मेरा कम से कम 65 से 80% पैसा इक्विटी में जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा मैं डेट में रखूंगा। यू हैव अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेयर आई वुड वांट योर अटेंशन कि हाइब्रिड कैटेगरी में दो फंड्स हैं जो कि बहुत काम के फंड्स हैं, जिसको मेरे हिसाब से आप लोग सबसे ज्यादा बेचोगे, which are very smart funds which you should be selling. One is called as BAF, the other is called as MAF. So BAF एक ऐसी कैटेगरी है जो कहती है कि सर वाइल आई एम ए हाइब्रिड फंड, तो मेरे पास में इक्विटी और डेट दोनों रहेगा, बट मैं मार्केट के सिचुएशन के अनुसार इक्विटी को कम बेसी करता रहूंगा। अभी ऐसे सोच के देखिए। सो आई जस्ट पॉज ओवर हियर एंड आस्क यू वन और टू क्वेश्चंस। सो अगर इमेजिन करिए सर कि अभी हम खड़े हैं कुछ 25,500 निफ्टी पे, ठीक है। मान लीजिए कल को मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आ गई कि यूएस ईरान ने यूएस से माफी मांग ली और उनका समझौता हो गया और यूएस की फ्लीट वापस चले गई, और वहां पे रशिया यूक्रेन में भी पुतिन और जेलेंस्की गले मिल ली और बोला कि भाई हम सब भाई भाई हैं, सब लड़ाइयां बंद, ठीक है। और पूरी दुनिया शांत हो गई, और जितने ट्रम्प ने टैरिफ सैंक्शंस लगाए थे वो सब हट गए और पूरी दुनिया अच्छी हो गई। तो क्या होगा सर? ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से 40% ऊपर भाग जाएगा। राइट, जो 25,500 का निफ्टी हम देख रहे हैं वो 35,000 का निफ्टी हो जाएगा, 10,000 पॉइंट का निफ्टी में उछाल आ जाएगा। मान लीजिए वो अगले 4-6 महीने में हो गया। ऐसे समय में आपको म्यूचुअल फंड का जो आपका पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखेगा? वो बहुत हरा हरा दिखेगा। मतलब आपने जिस भी फंड में पैसा लगाया होगा ना, वो सब में आपको रिटर्न 20-25% CAGR रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। यू विल लुक लाइक द बेस्ट गाय इन टाउन, कि द बेस्ट रिटर्न्स आर कमिंग ओवर देयर। ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि आपको इन्वेस्टर आकर के पैसे देगा कि पैसे निकालने की बात करेगा? व्हाट डू यू थिंक? द क्लाइंट विल गिव मनी और क्लाइंट विल टेक आउट मनी? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, टेल मी। अगर यहां से 10,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाता है, क्लाइंट आपको नया पैसा डालने के लिए बोलेगा कि निकालने आ जाएगा? करेक्ट, आप लोग सब सही कह रहे हैं कि क्लाइंट आपको पैसा देना चाहेगा। बट क्या इस समय पैसा लेना उचित है? आई मीन अगर आप सोचो, अगर निफ्टी 25,000 से 35,000 निफ्टी चले जाए, तो वहां से मार्केट के गिरने का डर आपको ज्यादा लगता है, कि आपको लगता है कि नहीं 35 का भी 40,000 निफ्टी होगा? क्या लगता है, मार्केट गिरेगा कि मार्केट से यहाँ से और बढ़ेगा? व्हाट शुड व्हाट वुड यू बी थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? गिरेगा। राइट, लोगों को डर लगेगा कि सर मार्केट अचानक से इतना भाग गया है, सर अभी ना मार्केट गिरेगा। बट द प्रॉब्लम है कि सर अगर मार्केट गिरेगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपको इक्विटी से पैसा निकालना चाहिए, यू शुड स्विच टू कंजर्वेटिव फंड्स। बट देन यू विल सी कि क्लाइंट झोला भर भर के पैसे लाके आपको देगा। क्लाइंट आकर के आपको बोलेगा कि भैया मेरा पैसा इक्विटी में लगा दो। राइट, एंड देन वुड यू से नो टू द मनी? आंसर इज नो। यू विल से कि हाँ ठीक है सर, आप आइए पैसा हमें दीजिए। राइट, लेट अस फ्लिप द सिचुएशन। लेट अस फ्लिप द सिचुएशन एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि सर अगर भगवान ना करे कि दुनिया उल्टी हो जाए, इन द सेंस कि जो यूएस और ईरान के बीच में टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और यूएस एक्चुअल में ईरान पे अटैक कर दे, और ईरान जवाबी हमला इसराइल पे कर दे, और इसराइल आकर के ईरान से जब लड़ने जाए तो वहां से सऊदी अरब भी आ जाए और कतर भी आ जाए, और पूरा वहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाए, भगवान ना करे। राइट, एंड जब ऐसा होगा ना, तो आप देखोगे कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो अभी $70 के आसपास चल रहे हैं ना, वो चले जाएंगे $120। मतलब कलकत्ता में पेट्रोल पंप में जो ₹105 पे आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, वो ₹150 बिकना चालू हो जाएगा। भगवान ना करे अगर ऐसा हुआ, तो आप सोचो सब्जियों के दाम कितने बढ़ जाएंगे, हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे, बिकॉज पेट्रोल के दाम बढ़ गए। विच मीन्स द इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी इंक्लूडिंग द इंडियन इकोनॉमी विल फेस अ सिवियर थ्रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ऐसे समय में एक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सर मार्केट तो नीचे गिरेगा, और आपका 25,000 का निफ्टी भगवान ना करे 15,000 निफ्टी बिका दे, 40% अगर यहां से फॉल कर जाए मार्केट, तो ऐसे समय में क्लाइंट पैसा निकालेगा कि क्लाइंट आपको आके पैसे देगा? सोच के देखिए, आप मुझे जवाब दीजिए चैट बॉक्स में कि क्या होगा उस समय अगर मार्केट यहां से 40% फॉल कर जाए, भगवान ना करे, क्लाइंट उस समय क्या करेगा? सर हर क्लाइंट, आई एम टेलिंग यू, चाहे कितना ही आपने लॉन्ग टर्म सिखाया हो, हर क्लाइंट पैनिक करके पैसा निकालना चाहेगा। उसको लगेगा दुनिया खत्म होने वाली है, म्यूचुअल फंड फ्रॉड है, वो कहेगा कि सारे पैसे निकाल दो, एफडी कर दो। राइट, सो माई पॉइंट ओवर हियर इज कि अगर आप जेन्युइनली सोचो, तो इस समय क्लाइंट को, आपको पैसे लेने चाहिए क्लाइंट से, कि आपको क्लाइंट को पैसे निकालने देने चाहिए?
तो डेफिनेटली हमें क्लाइंट से पैसे लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर मार्केट इतना सस्ता है, आपको पता है ये टेम्पररी फेज है, मार्केट यहाँ से रिबाउंड कर जाएगा। तो अगर मार्केट को इतना सस्ता मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अप्रैल के समय में जब ट्रम्प टैरिफ्स लगने चालू हो गए थे और उसके बाद में पहलगाम अटैक हुआ था, तो उसके बाद में कुछ दिनों के लिए हमारा मार्केट बहुत जोर टूटा था। 25,000 की निफ्टी 22,000 निफ्टी बिक गई थी कुछ दिनों के लिए। राइट? तो ऐसे समय में जिसने जी कड़ा करके पैसा डाल दिया, आज वो क्या देख रहा है कि 22,000 में पैसा डाला था, अभी 25,500 निफ्टी है, तो उसने रिटर्न बना लिया। तो द पॉइंट इज कि जब मार्केट बहुत जोर फॉल करता है ना, तो उस समय आपको पैसे डालने चाहिए, बट इन्वेस्टर उसका उल्टा करता है। और जब मार्केट एकदम टॉप पर होता है, उस समय मार्केट से दूर रहना चाहिए, डरना चाहिए, तो क्लाइंट भर भर के आपको पैसा देता है। राइट? सो व्हेन दिस इज द सिनेरियो, then what kind of a fund should we suggest to a client? And that is where balance advantage or multi-asset is perhaps the best category that you can sell. Balance advantage and multi-asset are very smart funds. What they say is कि सर मेरे फंड में दिमाग है, अगर मार्केट बहुत ऊपर चला गया ना, तो सर वो ऑटोमेटिकली चावल कम कर देगा, मतलब इक्विटी को कम कर देगा। और वहीं सर अगर मार्केट बहुत सस्ता हो गया ना, मार्केट बहुत नीचे आ गया ना, तो वो ऑटोमेटिकली चावल बढ़ा देगा, इक्विटी को बढ़ा देगा, ताकि अगर सस्ते मार्केट से मार्केट वापस रैली करना चालू करे, तो मेरे पास इक्विटी काफी ज्यादा आ गया है, तो मैं रैली को कैप्चर कर लूंगा। राइट? और अगर मार्केट टॉप पे जा रहा है और उसने अगर इक्विटी एकदम हल्का कर दिया, तो सर मार्केट अगर बहुत जोर से गिर भी गया ना, तो मुझे ज्यादा चोट नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे पास में इक्विटी ज्यादा है ही नहीं। तो दिस इज व्हाट अ बैलेंस एडवांटेज फंड डज। इट प्लेज बिटवीन इक्विटी एंड डेट। It's the best category to sell for a first time investor. It is the best category to sell to a, you can say, moderately conservative or a conservative client और मॉडरेट क्लाइंट, जिसने कि मार्केट से जिसको थोड़ा डर लगता है। ऐसे आपको कई क्लाइंट मिलेंगे जो आपको बोलेंगे यार मुझे एफडी से ना 2-3% ज्यादा रिटर्न मिलने से मेरा काम हो जाएगा, मुझे वो तुम्हारा 15-20% रिटर्न नहीं देखना है, बट मुझे ऐसा भी सिचुएशन नहीं देखना है कि मेरा फंड -10 -20 हो जाए, मुझे वो भी नहीं देखना है। ऐसे क्लाइंटों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज दैट यू कैन एडवाइस। राइट? सो मल्टी एसेट क्या है सर? मल्टी एसेट बैलेंस एडवांटेज का ही भाई है। वो भी यही सेम काम कर रहा है कि सर वो इक्विटी कम करेगा, डेट बढ़ा देगा, बट वो क्या कर रहा है कि जब उसने सर इक्विटी को कम किया ना, तो ऐसा नहीं कि उसको बाकी सारा पैसा डेट में खड़ा करना है, वो चाहे तो पैसा गोल्ड में भी खड़ा कर सकता है। तो इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यू विल ऑलवेज हैव 10% एलोकेशन टू गोल्ड और सिल्वर और बोथ। राइट? सो इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल पिछले 1.5 साल से जब मार्केट 24 के अक्टूबर में पीक पे चला गया था, तो सारे मल्टी एसेट वालों ने इक्विटी को कम कर दिया। और इक्विटी को कम करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेट खरीदा और साथ में गोल्ड खरीदा। यू लुक एट डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, यू लुक एट व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, दे वर होल्डिंग ऑन टू अबाउट 30-35% इन गोल्ड। और हुआ क्या कि सर उसके बाद जब इक्विटी मार्केट खराब कर रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, ग्लोबल इकोनॉमी में टेंशन बहुत है, तो ऐसे समय में गोल्ड बहुत अच्छा करता है। और क्योंकि गोल्ड ने बहुत अच्छा किया, गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए, इसीलिए आप देखते हो कि मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी ने तकरीबन 15 से 20% का रिटर्न आपको बना के दे दिया। राइट? सो विच इज वेर आई से दैट मल्टी एसेट आई वुड से इज लाइक द एल्डर ब्रदर ऑफ बैफ। कि मैफ में बैफ से थोड़ा बेसी रिटर्न मिलता है, थोड़ा बेसी रिस्क भी है, बट देन somebody who is looking at a लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, कम से कम 5 साल का पैसा हो, तो डेफिनेटली उसको मैथ देना चाहिए। एसेट एलोकेशन का प्रॉब्लम मैथ से सॉल्व हो जाता है। राइट? आई वुड अगेन से कि हर नए इन्वेस्टर को बैफ और मैफ जरूर देना चाहिए, हर रिटायर्ड इन्वेस्टर को बैफ और मैफ जरूर देना चाहिए, हर वो इन्वेस्टर जो कहता है कि सर मुझे SWP चाहिए, उसके लिए बैफ और मैफ वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज है। राइट? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैं आपको बैफ और मैफ का रिटर्न रेंजेस वगैरह दिखा रहा हूँ। यू लुक एट ICICI बैफ, you look at the 5 year average return, it is 12%. It is not as high as 15% of HDFC Flexi Cap, right? But then you look at the return range, सर ऊपर में 35 नहीं बनाएगा, ऊपर में 20 ही बनाएगा, बट नीचे में सर वो -2.5 नहीं देगा, सर नीचे में भी इसका खराब से खराब रिटर्न 5 साल रहने के बाद में 2% तो आ ही जाता है। तो रिटर्न रेंज इज लोअर एंड द एवरेज इज 12%। राइट? यू लुक एट मल्टी एसेट, फॉर एग्जाम्पल अभी का आप ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड का पोर्टफोलियो देखोगे, तो उसमें 44% इक्विटी है, सॉरी द टोटल इक्विटी इज 50% एंड रेस्ट इज डेट। सो 50-50 इक्विटी डेट इसके अंदर में, और इक्विटी में भी 44% इज लाइंग इन टू लार्ज कैप। तो अगेन एज ए सेड कि सर इसका पर्पस रिस्क मिटिगेशन करना है, इसीलिए इक्विटी में अगर 50% दिया भी है, तो ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में रखा है, जिसमें रिस्क एनीवेज
कम रहता है। मल्टी एसेट क्या कर रहा है, यू लुक एट ICICI multi asset, the 5 year rolling return average is 15%. On the higher side, they have also done 30 because gold does very well at times. But the worst return is 0.6, मतलब 5 साल रहने से यहाँ भी पॉजिटिव रिटर्न ही बना है। आप अभी अगर मल्टी एसेट ICICI मैथ का पोर्टफोलियो देखोगे तो अभी 10% गोल्ड में है, राइट, क्योंकि गोल्ड के दाम इतने बढ़ गए हैं कि इन्होंने गोल्ड का पोर्शन को जो सबसे कम वो कर सकते हैं उन्होंने वहां पे लेके चले गए हैं। बट देन देयर वाज अ टाइम जब गोल्ड सिल्वर इनके पास में 25-30% भी था। ठीक है, इक्विटी सेविंग्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कहते हैं कि सर हम 15 से 30% पैसा जनरली इक्विटी में रखते हैं, बाकी आर्बिट्राज करते हैं और उसके बाद में हम डेट रखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एवरेज में वही 9-10% का रिटर्न देखने को मिलेगा। बट द गुड पार्ट इज कि यहाँ पे आपको इक्विटी का टैक्सेशन देखने को मिलेगा। सो लुक एट मेरे का एसेट इक्विटी, मेरे का इक्विटी सेविंग्स फंड, यू आर गेटिंग अबाउट 38% मनी इंटू इक्विटी, रेस्ट 62% इज लाइंग इन डेट। और वो 38% में भी मेजरली सारा पैसा लार्ज कैप के अंदर ही है। यू हैव एन आर्बिट्राज फंड जो कि अगर आप ईयर बाय ईयर रिटर्न देखोगे ना तो मोटा मोटी FD जैसा रिटर्न दे रहा है। आप देखो 5.5, 6.5, 4, 4, 4, 7, 7.5, 6%, दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू विल मेक। तो दिस इज लाइक अ डेट फंड ओनली, राइट। ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, बट द ब्यूटी इज कि यहाँ पर आपको इक्विटी टैक्सेशन मिल जाएगा। अभी आर्बिट्राज स्प्रेड्स हैव गॉन अप। सो अगर आज के दिन आप किसी क्लाइंट का पैसा अगर आर्बिट्राज फंड में लगाते हो तो मेरा मानना है कि यहां से अगले 1 साल में आर्बिट्राज फंड शुड गिव यू 6.5% काइंड ऑफ अ रिटर्न, राइट। तो अगर ये पैसा अगर आप इक्विटी टैक्सेशन के साथ 1 साल बाद निकालोगे तो पोस्ट टैक्स 12.5% टैक्स कटने के बाद आपका क्लाइंट फिर भी 5.6% के आसपास रिटर्न बना लेगा, विच इज वेरी गुड फ्रॉम एन FD परस्पेक्टिव कंसिडरिंग कि आई एम अ 30% टैक्स क्लाइंट, राइट। डेट फंड्स कई प्रकार के होते हैं। यू लुक एट अ लो ड्यूरेशन फंड। आप जब भी पैसा STP कराने के लिए लाते हो कि सर मुझे गोल्ड में पैसा डालना है लेकिन गोल्ड इतना ऊपर जा चुका है कि मुझे धीरे धीरे करके पैसा एक्यूमुलेट करना है, तो सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपया कोटक के लो ड्यूरेशन फंड में ले लेता हूँ और कहता हूँ कि सर यहाँ से 5-5 हजार रुपया हर महीना ट्रांसफर कर दीजिएगा, अगले 20 महीने में कोटक गोल्ड फंड खरीद लीजिएगा। इसको हम कहते हैं STP। तो STP जब भी आप करने जाते हो आप पहले पैसा इक्विटी में आप पहले पैसा डेट में मंगाते हो। एंड फॉर दैट you should always look at low duration funds. So you look at the low duration funds का return spread, it is somewhere like कि मोटा मोटी ये 5, 6, 7% का रिटर्न आपको हर साल बना के दे देता है। बट अगेन द टैक्सेशन इज दैट ऑफ FD, कि FD में जैसा टैक्स आप देते हो एज पर योर टैक्स स्लैब वैसा ही टैक्स आपने यहाँ पे देना है। ठीक है। वी हैव अ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो कि खाली AAA और सॉवरन पेपर में ही पैसा लगाता है। यू हैव अ क्रेडिट रिस्क फंड जो कि AA और बिलो वाले पेपर्स में पैसा लगाता है। ठीक है, आई एम नॉट कवरिंग डेट फंड्स इन ग्रेटर डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपने अभी तक सारी बातें समझ ली। हर्षिका, आई विल रिक्वेस्ट मोहित टू ऑल्सो लॉग इन फ्रॉम द मोबाइल ऐप। हर्षिका, आप मोहित को बोलिए कि मोबाइल ऐप से लॉग इन कर ले सो Yes, sir. दैट आई जस्ट गेट हिम टू शो द रिस्क प्रोफाइलिंग पार्ट। नाउ दोस्तों देखो, मेरा कहना है कि नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अच्छा ठीक है, टिल द टाइम मोहित एक्चुअली एंटर्स एंड शोज यू द रिस्क प्रोफाइलिंग पार्ट, लेट मी गिव यू अ 5 मिनट ऑफ वन मोर ज्ञान विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक स्टडी हुई थी, एक स्टडी हुई थी जहां पर कहा गया कि लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर अच्छे रिटर्न्स बनाता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है। इन सर, अच्छे रिटर्न्स, इस अच्छे रिटर्न्स को बनाने के पीछे ना, सर आप मेरे को प्रेजेंटर राइट दे दीजिए ना मतलब श्रेया दी के फोन से आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। अच्छा ठीक है, सो आई हैव अलाउड नाउ, तो ठीक है, तो थोड़ी देर बाद शेयर करना। हर्षिका, लेट मी कवर डन। दिस टॉपिक फर्स्ट। और सो यहाँ पर ना मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि एक स्टडी हुई थी जहाँ पे बताया गया कि लॉन्ग टर्म के अंदर में इन्वेस्टर अच्छे रिटर्न्स बनाता है, बट अच्छे रिटर्न्स बनाने के 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि सर क्लाइंट्स का एसेट एलोकेशन होता है। एक कारण है कि सर क्लाइंट ना सही समय पर इन्वेस्ट कर देता है, मतलब मार्केट जब गिरा होता है ना तब उस समय पैसा लगा देता है। और तीसरा कारण है कि क्लाइंट ने ना बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चूज कर लिया और इसलिए वो बड़ा रिटर्न बना लेता है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि इफ देर आर 3 reasons व्हाई अ क्लाइंट मेक्स a very big return in the long term, then which according to you of the 3 reasons is the most important reason फॉर विच क्लाइंट एक्चुअली मेक्स अ लॉन्ग टर्म गुड रिटर्न? तो 3 कारण क्या है, एक है एसेट एलोकेशन होता है, एक होता है कि मैं बेस्ट स्कीम चूज करता हूँ और एक होता है मैं बेस्ट टाइम पे घुसता हूँ। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपके अनुसार इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है जिसकी वजह से क्लाइंट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाता है? इज इट एसेट एलोकेशन, इज इट बेस्ट
time to enter? Is it best scheme that he has chosen? So I would want all of you to answer this question. It's a very important question. And कहीं ना कहीं जब आप काम करोगे ना तो आपको समझ आएगा जो बातें मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ. So I can see that 90% ऑफ यू आर टेलिंग मी एसेट एलोकेशन. कुछ लोग कह रहे हैं बेस्ट टाइम. ठीक है, अगर मार्केट डाउन है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न बन जाएगा. वेरी गुड. बट मेजोरिटी ऑफ यू आर टेलिंग मी इट इज एसेट एलोकेशन. थैंकफुली नन ऑफ यू आर एक्चुअली टेलिंग मी कि सर बेस्ट स्कीम में पैसा लगा दिया इसलिए पैसा बन गया. राइट. सो एटलीस्ट ये बात तो कोई नहीं कह रहा है. तो एटलीस्ट पहला रीजन तो आपने खंडन कर दिया कि सर बेस्ट स्कीम बोल के कुछ नहीं होता है. राइट. आई मीन it has been seen that an HDFC Flexi Cap, which is today's best performing fund, was one of the worst performing fund 5 years back. It might become the worst performing fund 5 years from now. Who knows, right? So the best and the worst keep changing. I mean, the the best funds keep rotating, right? ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर अचानक से बेवकूफ हो जाता है और उसको फंड मैनेजमेंट करना भूल जाता है. ऐसा कभी नहीं होता है. उसका एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल है. इकोनॉमी, मार्केट, मैक्रोज एक पर्टिकुलर स्टाइल से चल रहे हैं. हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इस पर्टिकुलर फंड मैनेजर का स्टाइल सूट नहीं कर रहा है, जिस वजह से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप खराब कर रहा है. बट अगेन अभी जिस तरह का मार्केट का एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी का जो हालत है, उस हिसाब से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा सूट कर रहा है. सो देर आर टाइम्स व्हेन वैल्यू डज वेरी वेल, देर आर टाइम्स व्हेन क्वालिटी डज वेरी वेल. सो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब यूटीआई फ्लेक्सी कैप इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी क्योंकि वो पूरा क्वालिटी ओरिएंटेड था. लेकिन पिछले 4 साल से जिस तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वहां पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चल रहा है, जिस वजह से वो फंड हाउस पिट गया. राइट. सो जब 3 रीजंस के बीच में चर्चा हुई तो कहा गया कि सर 92% of the reason why an investor makes the best returns in the long term is because of asset allocation. 6% वेटेज दिया गया था ऑन स्कीम सिलेक्शन एंड 2% वेटेज दिया गया था ऑन द बेस्ट टाइम टू एंटर. तो मैंने स्कीम सिलेक्शन तो आपको समझा दिया कि सर देखो स्कीम शुड कीप रोटेटिंग. तो ये कहना कि सर मैंने बेस्ट स्कीम पकड़ लिया और लॉन्ग टर्म में वही बेस्ट रहेगा, इसके चांसेस बहुत कम है. राइट. सेकंड, मैंने कहा कि सर इट इज नॉट इवन द बेस्ट टाइम. क्यों? आप सोचो सर, अगर मैं कहता हूं कि 25,500 का निफ्टी है, आप आज एंटर करो और आपको 20 साल बाद पैसा निकालना है, तो आपको क्या लगता है दोस्तों 20 साल बाद निफ्टी कहां पर होगा? जस्ट गिव मी अ नंबर. सो आई जस्ट वांट अ रैंडम नंबर फ्रॉम यू. आप चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि 25,500 का भी निफ्टी है, अगले 20 साल में अगर मान लो आपका क्लाइंट कहता है कि भाई 20 साल के लिए पैसा दे रहा हूं और 20 साल के बाद पैसा निकालूंगा, आपको क्या लगता है निफ्टी कहाँ होगा? ऑलराइट, आई कैन सी आंसर्स. 25,500 के सामने लोगों को लग रहा है सर 25 साल बाद 75,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा. 20 साल के बाद मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 20 years फ्रॉम नाउ, जस्ट थिंक ऑफ इट. आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग. ओके. कुछ लोगों के आंसर मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, बट जितने लोग बोल रहे हैं ना कि सर 1 लाख के आसपास होगा, आई होप ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग. राइट. इतना याद रखिए सर कि अगर हमारा मार्केट 12% का रिटर्न देता है ना, तो 10 साल में पैसे 3 गुना हो जाते हैं. ठीक है. और अगर हमारा मार्केट उसके बाद भी अगर 12% देता रहा तो अगले 10 साल में आपके पैसे और 3 गुना हो जाएंगे. तो ये 3+3 नहीं हो रहा है, ये 3x3 हो रहा है. राइट. मतलब अगर आज हमारा निफ्टी 25,000 है, तो आप पकड़ के चलिए आज से 10 साल बाद हमारा निफ्टी 75,000 पे होगा. और अगर हमारा निफ्टी 75,000 पे गया, तो वहां से 10 साल बाद अगर 12% रिटर्न बना तो वो और 3 गुना हो जाएगा, तो वो 2,25,000 निफ्टी हो जाएगा. राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सर एक इन्वेस्टर है जो कहता है यार 25,500 निफ्टी में अभी एंटर करना नहीं बनता है. क्यों? क्योंकि सर देखो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है, वो कर रहा है, ईरान पे लड़ाई हो सकती है, ये हो सकती है, तो ठीक है भाई तुम कब इन्वेस्टमेंट करोगे? तो बोलता है सर अगर 10% मार्केट में फॉल आ जाए ना, तब मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम आ जाएगा एंटर करने का, तब हमारा स्कोर 0 हो जाएगा. ठीक है सर, आप 0 स्कोर में डाल दीजिएगा, 0 स्कोर आ जाएगा आपका 22,500 पे. अब आप सोच के बताओ दोस्तों कि 25,000 में पैसे डाल करके मैं 2,25,000 में निकालूं, या मैं 22,500 में पैसे डाल के 2,25,000 में निकालूं, इससे क्या मेरे रिटर्न में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? नो सर, इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस. वो कुछ डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इन अ वेरी लॉन्ग टर्म टाइम, समथिंग लाइक अ 20 year टाइम फ्रेम, द पॉइंट ऑफ एंट्री डज नॉट रियली मैटर. It does not really matter unless we are not talking about an extreme.
अभी कोई बंदा बोलेगा सर देखो 2008 के 6300 के निफ्टी पर अगर आप घुसे होते तो 10 साल तक आपका रिटर्न कहीं नहीं बनता। आई एग्री, बिकॉज दैट वाज अनदर एक्सट्रीम ऑफ द मार्केट, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द नॉर्मल मार्केट सिनेरियोज। तो अभी का मार्केट नॉर्मल मार्केट है, इट इज नॉट अ चीप मार्केट, इट इज नॉट एन एक्सपेंसिव मार्केट, इट्स नॉर्मल मार्केट। तो 25,000 निफ्टी में, 25,500 निफ्टी में घुस के आप 2.25 लाख निफ्टी पे निकलते हो, कि 24,000 22,000 निफ्टी में घुस करके आप 2,25,000 निफ्टी पे निकलते हो, द रिटर्न्स वुड हार्डली मूव अ फ्यू डेसिमल पॉइंट्स। तो इसीलिए टाइम कि आप कब एंटर कर रहे हो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। तो सर किससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है? द आंसर इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब कि सर आप अपने सारे के सारे पैसे इक्विटी में नहीं लगाते हो। इवन इफ द क्लाइंट टेल्स यू कि सर मेरा 20 साल का पैसा है ना, तो 20 साल का पैसा आप 100% इक्विटी में कभी नहीं लगाते हो। हमने एक रिसर्च किया था, मे बी सम अदर डे आई शो यू दैट रिसर्च। इट सेड दैट द मोस्ट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो इज अ 70-20-10 पोर्टफोलियो। 70% पैसा अगर आप इक्विटी में डालते हो, 20% पैसा अगर आप गोल्ड में डालते हो, एंड 10% पैसा अगर आप डेट में डालते हो, एंड एवरी टाइम देर इज अ मिसमैच। मतलब अगर 10% से ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन हो गया, मतलब आपने लेट से अगर 70% इक्विटी को दिया था और इक्विटी अगर 80% हो गया बिकॉज इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा भाग गया, या 70% का आपका इक्विटी 60% हो गया क्योंकि मे बी गोल्ड बहुत ज्यादा भाग गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप रीबैलेंस कर देना, ठीक है। सो इफ somebody follows that rule, then it shows that this 70-20-10 portfolio actually beats a 100% equity portfolio. And the best part is that the standard deviation of this 70-20-10 portfolio is half of a 100% equity portfolio. So you are creating a fantastic risk adjusted return. तो दोस्तों ये 70-20-10 जो आपने किया था इक्विटी गोल्ड और डेट में, यही आपका एसेट एलोकेशन था। इसी को अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ कि सर मुझे ये इक्विटी डेट गोल्ड तीनों में नहीं करना है, मुझे सिंपल सिंपल काम करना है, तो सर आप 50% फ्लेक्सी कैप और 50% मल्टी एसेट कर दोगे ना, तो भी आपका ये एसेट एलोकेशन मोटा मोटा बैठ जाएगा। राइट। सो ये याद रखिएगा सर कि एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है कि अगर मान लो किसी को आप 2024 के अक्टूबर में पैसा लेके आते, 20 साल बोल के लाते, ठीक है, और वो बंदा अगर 1.5 साल के बाद में स्मॉल कैप में अगर नेगेटिव रिटर्न देख रहा है, तो आपको लगता है वो 20 साल टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो कस्टमर को टिकाए रखने के लिए एसेट एलोकेशन करना मैंडेटरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो दोस्तों ये याद रखिए कि बिना एसेट एलोकेशन के कभी कोई पोर्टफोलियो मत बनाइएगा। आई वुड ऑलवेज से दैट अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और मे बी अ बैलेंस एडवांटेज फंड शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स पोर्टफोलियो। ये बात लिख लीजिए। चाहे वो आपका इन्वेस्टर बहुत से बहुत अग्रेसिव क्यों ना हो, आपको उसके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ मल्टी एसेट देना चाहिए। राइट। इवन इफ पीपल से कि सर मेरे को तो एसआईपी करनी है, मैं कहता हूं कि सर अगर आप एसआईपी सिर्फ इक्विटी में करोगे तो आफ्टर 5 years 10 years इट विल बी 100% इक्विटी पोर्टफोलियो। तो फिर योर एसेट एलोकेशन विल गो फॉर अ टॉस। यू डोंट नो व्हेन गोल्ड विल एक्चुअली कम बैक। सो द पॉइंट इज कि सर अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आपको या तो आप स्टैंड अलोन पैसा गोल्ड में भी डाल दो, पैसा डेट में भी डाल दो। ये भी स्ट्रेटजी है कि सर मैं कुछ पैसा इक्विटी फंड को दूंगा, कुछ पैसा गोल्ड फंड को दूंगा, कुछ पैसा डेट फंड को दूंगा। बट देन द प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रेटजी इज कि क्लाइंट को हमेशा पोर्टफोलियो में कुछ खराब दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन अगर आपने किसी के लिए किया होता, तो गोल्ड में दिख रहा है 40% का रिटर्न, इक्विटी दिख रहा है माइनस, और डेट दिख रहा है 6.5, क्लाइंट क्या बोलेगा कि यार सारा पैसा ही गोल्ड में डाल देते, क्यों इक्विटी किए? वही लेट से 3 साल पहले आपको दिखता कि सर इक्विटी का रिटर्न तो आ रहा है 25%, गोल्ड का रिटर्न आ रहा है वही 1-2%, और वो आपका गोल्ड आ रहा है 6%, आई मीन डेट आ रहा है 6%। तो क्लाइंट क्या बोलता कि भाई गोल्ड में क्यों दियो, सारा का सारा पैसा इक्विटी में डाल दिए होते। सो पॉइंट इज कि जब आप इक्विटी डेट गोल्ड को स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर आप एसेट एलोकेशन करने जाओगे, तो हमेशा पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ आपको खराब दिखेगा। आपकी पांचों उंगली कभी घी में नहीं हो सकती है। राइट। तो मैं क्या कहता हूं कि सर माना एसेट एलोकेशन एक कड़वी दवाई है, लेकिन अगर इस कड़वी दवाई को अगर आप खाने में मिला के दे दो ना, तो बच्चे भी खा लेंगे। विच मीन्स कि सर अगर आपको यही गोल्ड और डेट का एलोकेशन अगर आपको छुपा के देना है ना, तो द बेस्ट पार्ट इज यू सेल अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी। इससे क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट आपका मैथ आपका एसेट एलोकेशन हो जाएगा। बहुत लोग गलती ये भी करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सर 80% पैसा मैं इक्विटी में डाल दूंगा और 20% पैसा मैंने मैथ में डाल दिया, और कहते हैं सर देखो मेरा तो एसेट एलोकेशन हो गया। Again, that does not solve the problem. Why? Because if today in a multi-asset allocation fund, the gold portion is only 10%, जो मैंने आपको आईसीआईसीआई मैथ में दिखाया, और आपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20% अगर आईसीआईसीआई मैथ में डाल भी दिया,
तो सर 100 रुपीज के पोर्टफोलियो में तो खाली 2 ही रुपया गोल्ड में गया, तो आपका कहाँ से एसेट एलोकेशन हो गया? सो इसीलिए आपको ओवरऑल वेटेजेस याद रखते होंगे और उसके बाद ही आपको एसेट एलोकेशन करना है। ठीक है, राइट। सो आई होप आई वाज एबल टू मेक माय पॉइंट क्रिस्टल क्लियर कि द बेस्ट स्कीम डज नॉट मैटर, द बेस्ट टाइम टू एंटर डज नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन। व्हाट रियली मैटर्स इज एसेट एलोकेशन, जो आपने सबने करना चाहिए। 2025 का वो साल है जिसने सारे एमएफडीज को एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस सिखा दिया, राइट। चलिए, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, एंड देन इन द फाइनल 15 मिनट्स वी विल टॉक अबाउट सम केस स्टडीज, राइट। सो अभी मैं आपसे जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, दैट इज रिस्क प्रोफाइलिंग। दोस्तों देखो, अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया ना कि सर लार्ज कैप ये होता है, मिड कैप ये होता है, स्मॉल कैप ये होता है, बैफ ये होता है, मैफ ये होता है, वगैरह वगैरह, फिर अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि सर हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है, राइट। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, देन वी आर सेइंग कि ठीक है, मुझे कुछ पैसा लार्ज कैप को देना होगा, कुछ पैसा मैफ को देना होगा, ऐसे हम बनाते हैं। तो ऑन व्हाट बेसिस डू वी डिसाइड? We decide on at least three factors, I will say. We will decide on the basis of the client's risk profile. We will try to understand the client's time horizon of investment, and we will look at the client's goals. हमको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पर ही हम चयन करेंगे कि कितना पैसा लार्ज कैप जाएगा, कितना पैसा डेट जाएगा, कितना पैसा मल्टी एसेट जाएगा, राइट। सो जब मैं कहता हूं कि सर, अगर मान लो कि सर मैं बहुत अग्रेसिव इंसान हूं, ठीक है, लेकिन मुझे ना सर अभी इन्वेस्टमेंट करना है और 2 साल के बाद में मेरे बच्चे का एडमिशन है बाहर के किसी यूनिवर्सिटी में, लेट्स से, तो क्या आप मुझे पूरा पैसा इक्विटी में डलवा दोगे? आंसर इज नो। क्योंकि आई माइट बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई माइट बी वेरी अग्रेसिव इन माई स्टांस, बट इफ आई हैव अ गोल कमिंग अप इन, लेट्स से, द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, देन माई मनी कैन नॉट गो इन टू इक्विटी, राइट। तो ये याद रखिएगा क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, वी शुड ऑल्सो लुक एट कि क्लाइंट को पैसे कितने समय के लिए निवेश करना है। इस पे एक टिप आपको और दे देता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि सर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं जहाँ पे क्लाइंट कहता है कि यार देखो, मेरा ना बच्चा का 7 साल बाद उसका हायर एजुकेशन आएगा, तो उस समय मुझे पैसे लगेंगे। तो आपने क्या किया? आपने 7 साल के हिसाब से, लेट से, आपने इक्विटी में एसआईपी स्टार्ट कर दी, या आपने 7 साल में वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करा दिया, लेट से। अभी वो पैसा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, और मान लेते हैं कि उसमें 14-15% रिटर्न आपको आ भी गया। अब आपको पता है कि सर वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद उस क्लाइंट के बच्चे का अभी हायर एजुकेशन ड्यू है। मान लीजिए उसका बच्चा फाइनल ईयर में आ चुका है, और आपको पता है कि अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अब वो विदेश जाने वाला है, लेट्स से। तो क्या उसका पैसा इक्विटी में ही रहना चाहिए? द आंसर इज नो। You should definitely take out the client's money from the riskier asset class and move it to the safe asset class when the goal year is within sight. It is within 1 year. ठीक है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सर मैं कितना ही अग्रेसिव क्यों ना हूं, अगर मुझे दिखता है कि 6 महीने, 1 साल बाद मुझे मेरा गोल सामने है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडवाइजर टू मूव ऑल ऑफ द मनी फ्रॉम द रिस्कियर एसेट क्लास इनटू द सेफर एसेट क्लास। ठीक है। अब ये बात आपको कैसे मालूम होगी कि सर कौन से क्लाइंट का कौन सा गोल आने वाला है? इसी के लिए तो सर आपको क्लाइंट के साथ में टच में रहना है। जब आप क्लाइंट के घर जाओगे, बातचीत करोगे, तो आपको मालूम होगा ना कि सर वो अभी नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, या अभी वो उसके बच्चे की शादी होने वाली है, या उसके लड़की देखना चालू कर दिए हैं, या उसका हायर एजुकेशन सामने आ रहा है। तो आप अपने आप ही समझ जाओगे यार कि पोर्टफोलियो के अंदर में मैंने पूरा पैसा तो इक्विटी में खड़ा कर रखा है, नाउ लेट मी मूव इट टू द सेफर जोन। सो मैंने कहा कि क्लाइंट का गोल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि पैसा हम कहाँ रखना चाहेंगे। क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हम पैसा कहाँ रखना चाहेंगे। भले ही मैं कितना अग्रेसिव क्यों ना हूं, अगर मेरा पैसा सिर्फ 2 साल का है, तो मुझे कभी भी पैसा को 100% इक्विटी में नहीं डालना चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई। बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिसाइड what percentage of money should be going to equity, what percentage would be going to debt, what percentage would be going to gold, will always come from the fact whether the client is aggressive, moderate or conservative. जब तक हम क्लाइंट के नेचर को नहीं जान पाएंगे कि क्लाइंट अग्रेसिव है कि मॉडरेट है कि कंजर्वेटिव है, तब तक हम नहीं कह सकते कि सर इसका पैसा मैं किस कैटेगरी को दूंगा, कहाँ दूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि यार देख, मुझे ना 8 साल बाद मेरी बेटी की हायर एजुकेशन आएगी, तो 8 साल के लिए मुझे पैसा जमाना है, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ठीक है।
अभी बता मुझे कहाँ पे पैसा डालना चाहिए। सो यू शुड बी नोइंग वेदर आई एम अग्रेसिव और मॉडरेट और कंजर्वेटिव। अब आप ये कैसे समझोगे? फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो ना कि कई सारे मार्केट में डॉक्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नाड़ी का डॉक्टर। वो हाथ पकड़ के बता देता है कि यार इसको क्या बीमारी है, इसकी नब्ज अगर धीरे चल रही है तो इसका शायद ब्लड प्रेशर लो है, इसकी नब्ज ज्यादा तेज चल रही है तो इसको ज्यादा लेट्स से हार्ट में इश्यूज हो रहे हैं। तो कई बार डॉक्टर लोग ना खाली हाथ पकड़ के बता देते हैं कि इसको बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है। बट देन हमारे यहाँ पर ऐसे कोई हाथ पकड़ के बताने वाले डॉक्टर्स नहीं है हमारे फील्ड में। हमारे फील्ड में एक क्लाइंट का ये समझ पाना कि ये अग्रेसिव है कि मॉडरेट है कंजर्वेटिव है, देर इज नो वे बाय विच वी जस्ट लुक एट द फेस ऑफ अ क्लाइंट एंड से दैट यस इज अग्रेसिव क्लाइंट। नो, आप कभी ये मत सोच लेना कि यार हितेश दिखने में जवान दिखता है, उम्र 40 साल है, अच्छा कमाता होगा, अच्छा बिजनेस चलाता है, इसके बच्चे छोटे हैं तो बाई डिफॉल्ट ये अग्रेसिव इन्वेस्टर होगा। इट माइट बी अ रॉन्ग अजम्पशन। तो हम कैसे समझेंगे कि क्लाइंट अग्रेसिव है कि मॉडरेट है कि कंजर्वेटिव है? इसके लिए हमारे पास में टूल्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज रिस्क प्रोफाइलिंग टूल्स। आप ये याद रखिएगा कि आप जब किसी क्लाइंट को फिनोमेटिक में लेके आते हो तो सबसे पहला काम, आफ्टर यू हैव ऑनबोर्डेड द क्लाइंट, जब आपने क्लाइंट से डिटेल मांग करके उसका केवाईसी यूसीसी क्रिएट कर दिया, आप देखना वो क्लाइंट आपको क्लाइंट सेक्शन में दिखना चालू हो जाता है आपके ऐप के अंदर में। सो वंस अ क्लाइंट कम्स इन योर क्लाइंट सेक्शन, the next step is not to do the transaction. The next step is first to understand the risk profile of the client. तो होगा क्या सर कि जैसे ही आपने किसी क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग कर दिया, केवाईसी कर दिया ना, क्लाइंट आपको सिस्टम में दिखाने लग जाएगा। आप जब क्लाइंट को खोलोगे ना तो आपको दिखाएगा नो इन्वेस्टमेंट्स फाउंड। ठीक है? वहीं पर नीचे जाकर के एक बटन है रिस्क प्रोफाइलिंग का, और वहां पे रिस्क प्रोफाइलिंग पे जब आप क्लिक करते हो ना तो वहां पे कुछ 8 सवाल देखने को मिलते हैं। आपको एक एक करके उन 8 सवालों का जवाब देना है, और उसी बेसिस पे हम समझ पाते हैं कि ये क्लाइंट जो है वो अग्रेसिव है कि मॉडरेट है कंजर्वेटिव है। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट इज, आई रिक्वेस्ट हर्षिका कि आप अपना स्क्रीन शेयरिंग पे डाल दीजिए, एंड आई विल क्विकली डू रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर एनी पर्टिकुलर क्लाइंट। सो हर्षिका। यस सर, यस सर। ओके। तो करना क्या है कि आपको अपना फिनोमेटिक ऐप खोलना है। राइट। फिनोमेटिक ऐप खोलेंगे, नीचे में क्लाइंट्स का बटन है, आप क्लाइंट्स पे क्लिक करेंगे। अभी लेट से सामने जो क्लाइंट दिख रहा है मैं उसका नाम खोल लेता हूँ। तो लेट से मनोज अग्रवाल जी एक क्लाइंट है, इनका मुझे रिस्क प्रोफाइलिंग करना है। इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो गया, तो नीचे जो मोर मेनू बटन है ना, मैंने उस मेनू बटन पे दबाया। आप देखना है वो 12वें नंबर पे आपको एक बटन दिख रहा है जिसको कहते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। एक घड़ी का कांटा जैसा आपको दिख रहा है रिस्क प्रोफाइलिंग, आपको वो क्लिक करना है। सो वंस यू क्लिक, अभी इनका ऑलरेडी किया हुआ है, सो वी विल डू इट वंस अगेन। सो अभी हम असेस अगेन करें तो पहला सवाल पूछता है कि सर आपकी उम्र कितनी है। तो मोहित इफ यू कैन राइट द आंसर। ओके। अगला सवाल पूछ रहा है कि सर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आप कैपिटल प्रोटेक्शन चाहते हो, आपको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए, आपको मंथली इनकम चाहिए प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, या आपको सर लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा चाहिए? सो द क्लाइंट, यू आस्क दिस क्वेश्चन टू द क्लाइंट एंड द क्लाइंट विल आंसर। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि सर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप कितने समय के लिए कर रहे हो? लेस देन 1 ईयर, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 10, मोर देन 10 ईयर्स। तो उसी हिसाब से क्लाइंट ने अपना चॉइस बताना है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट ने कहा कि 6 to 10 ईयर्स, नाउ दैट इज वेयर यू नीड टू टॉक टू द क्लाइंट। अभी आप क्लाइंट को कहोगे कि सर ठीक है आपने बोल तो दिया 6 से 10 साल का है, लेकिन सर क्या आपके कोई गोल सामने आ रहे हैं? क्या आपके बेटे की शादी अगले 3 साल में ड्यू है? अगर अगले 3 साल में ड्यू है तो क्या आप इस पैसे को एक्चुअल में 6 से 10 साल रखोगे? माइट बी द क्लाइंट वुड वांट टू चेंज हिज आंसर। सो दैट इज वेयर यू आर सपोज टू टॉक इट आउट विद द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द करेक्ट आंसर शुड बी। आई मीन यू नीड टू डिस्कवर योर क्लाइंट व्हेन यू आर डूइंग दिस डिस्कशन, राइट? अगला सवाल है कि सर देखो आपका ना ये जो अभी करंट एंड फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम है, ये आपको क्या लग रहा है कि सर आपका जॉब स्टेबल है, आपको कमाई आती रहेगी, या आप ग्रोइंग स्टेज ऑफ लाइफ में हो, योर जॉब इज वेरी स्टेबल? यू टेल। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन आप किसी आईटी एम्प्लॉय के साथ में अगर आप आज ये रिस्क प्रोफाइलिंग करोगे ना, मोस्ट ऑफ द आईटी एम्प्लॉयज फील दैट देयर जॉब्स आर वेरी अनस्टेबल। उनको डर लग रहा है कि सर एआई आके जॉब खा जाएगी इनकी, इनको पिंक स्लिप्स कभी मिल सकते हैं। सो दैट इज वेयर द क्लाइंट नीड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हाँ ठीक है अभी ठीक ठाक ही चल रहा है तो सम वॉट स्टेबल।
और वेरी स्टेबल, वॉट एवर द आंसर इज। फिर ना ये अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप क्लाइंट से पूछिए कि सर मैं आपको ना अलग अलग चॉइसेस दे रहा हूँ, बताओ आपको कौन सा रिटर्न रेंज चाहिए। एवरेज 6% से काम हो जाएगा, ऊपर में 8 दिखा देना, खराब -1। या फिर सर मेरे को ना ऊपर में 15% देखने मांगता है लेकिन -7 तक मैं पचा पाऊंगा। या फिर कोई ऐसा क्लाइंट है जो बोलता है कि सर मुझे ना 25 वाला फंड चाहिए, -18 भी आएगा चलेगा मेरे को, बट मेरे को उतना ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो द क्लाइंट वुड आंसर दिस क्वेश्चन अगेन। अच्छा, क्लाइंट सेज कि यार मेरे को ऊपर में 12 नीचे -4 तक देखने का मांगता है, ठीक है। अब अगला बोलता है कि सर मान लो कल को भगवान ना करे मार्केट 30% गिर जाए, आपका 25,500 का निफ्टी 17,500 निफ्टी बिक जाए, ऐसे समय में आप क्या करोगे? ऑप्शन 1, आप सारा माल निकाल दोगे, आई विल सेल ऑल द फंड्स एंड मूव द मनी टू माई एफडी। सेकेंड इज कि थोड़ा बहुत पैसा मैं खाली करूंगा और पैसा को सेव करूंगा, एफडी करूंगा। तीसरा बोलता है कि सर मैं नया कुछ नहीं डालूंगा बट मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, आंख बंद कर लूंगा कुछ दिन के लिए। चौथा बोलता है कि सर मेरा कलेजा बहुत बड़ा है, अगर मार्केट इतना सस्ता हो गया है तो मैं और पैसे डाल दूंगा, ठीक है। यू आस्क दिस क्वेश्चन टू द क्लाइंट, यू विल गेट टू नो व्हाट द क्लाइंट एक्चुअली थिंक्स। सो अभी क्लाइंट बोलता है कि मैं और पैसे डालूंगा, सो यहाँ पर भी ना आप क्लाइंट से फिर सवाल जवाब करना, आप क्लाइंट से पूछना कि सर देखो, जब हम कहते हैं ना कि 30% है आपका मार्केट फॉल हो गया, तो सर कभी ना आप खबर का अखबार गलती से खुल के मत देख लेना। वहां पर आपको सब कुछ लाल लाल दिखेगा, आपको दिखेगा कि उधर पे डोनाल्ड ट्रंप पगलाया हुआ है, उधर पे पुतिन पगलाया हुआ है, तो उधर पे ईरान पगलाया हुआ है और पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे समय में मार्केट -30% जाता है। आई मीन आपने कोविड के समय -40% देखा था, आप सोचो सर उसमें क्या सिनेरियो था। ऐसे समय में आप क्या करोगे? आप पैसा निकाल दोगे, क्या करोगे? सो दैट इज वेर इफ द क्लाइंट सेज दैट नो आई विल एक्चुअली गो आउट एंड इन्वेस्ट मोर, एंड दैट मीन्स इज एक्चुअली अ वेरी अग्रेसिव क्लाइंट, राइट। बट आप देखना जब आप ये सवाल करोगे और आप सवाल को ठीक से समझाओगे, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विल गो ऑन द बैक फुट, ठीक है। एंड दैट इज वेयर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द रिस्क ऑफ द क्लाइंट, रिस्क टेकिंग एपिटाइट ऑफ द क्लाइंट। अगला सवाल कहता है कि सर अगर 3 साल से एसआईपी चल रही है और आपको रिटर्न नहीं बन रहा है, रिटर्न नेगेटिव में, आप क्या करोगे सर? पहला ऑप्शन है कि मैं एसआईपी बंद कर दूंगा, सारा माल निकाल दूंगा, बेच दूंगा। दूसरा बोलता है कि मैं एसआईपी बंद कर दूंगा बट इन्वेस्टमेंट चालू रखूंगा, मतलब कि पैसा निकालूंगा नहीं, रिडेम्पशन नहीं करूंगा। तीसरा बोलता है कि यार मेरे को लगता है ना ये फंड थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो ये फंड को बंद करके दूसरा फंड चालू कर दूंगा, मतलब फंड के स्विचिंग करूंगा। चौथा बोलता है कि सर कोई टेंशन नहीं है, मैं एसआईपी बढ़ा दूंगा। और पांचवा ऑप्शन बोलता है कि सर मैं एसआईपी बढ़ाऊंगा और साथ में कुछ टॉपअप भी कर दूंगा। तो ये चीज भी क्लाइंट से आपने पूछनी चाहिए कि इन अ सिचुएशन लाइक दिस व्हाट वुड यू डू। सो द क्लाइंट सेज कि सर मैं फंड चेंज करूंगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन that we ask the client, so there are 8 questions that we are asking, the last question we ask the client is कि सर आपको शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में कितना आइडिया है? अभी क्लाइंट बोलेगा आई हैव नो आइडिया, क्लाइंट बोलेगा मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है इन्वेस्टिंग के बारे में बट कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। ऑप्शन 3 बोलता है कि सर मेरे को ना अच्छा नॉलेज है मार्केट के बारे में, एक्सपीरियंस भी है। और चौथा वाला बंदा बोलता है सर मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं तो दिन रात ये मार्केट देखता हूँ, मैं सब समझता हूँ मार्केट में क्या होता है, मैं 20 साल से मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ। सो दैट इज वेयर अ क्लाइंट कैन गिव यू डिफरेंट आंसर्स। सो लेट्स से हियर द क्लाइंट सेज दैट आई हैव अ बेसिक आइडिया, ठीक है। अब आपने जब ये जवाब को सबमिट किया, तब आपके सामने रिजल्ट निकल के आता है कि क्लाइंट आपका मॉडरेट है। So now you understand that if the client's risk profile is moderate, then what do you think? मैं आपसे चैट बॉक्स में सवाल पूछता हूँ कि बताओ इसमें कितना परसेंट इक्विटी होना चाहिए? इसमें क्या 50% इक्विटी होना चाहिए, 80% इक्विटी होना चाहिए, 100% इक्विटी होना चाहिए, 20% इक्विटी होना चाहिए? What do you think the answer should be? You can give me any number. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सर 50-60 के आसपास इक्विटी होना चाहिए। मैंने आपको एक बहुत सिंपल फंडा सिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ना 5 ब्लॉक बने हुए हैं। पहला वाला जो ब्लॉक है ना कंजर्वेटिव वाला, वो 0 से चालू होता है, 20 पे खत्म होता है। जो दूसरा वाला ब्लॉक है ना मॉडरेटली लो वाला, वो 20 से चालू होता है, 40 पे खत्म होता है। मॉडरेट वाला जो है वो 40 से 60 के बीच में होता है, मॉडरेटली हाई जो है 60 से 80 के बीच में होता है, और अग्रेसिव आपका 80 से 100 होता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई क्लाइंट अगर अग्रेसिव निकल के आए, तो आप उसे 80% इक्विटी डाल सकते हो। बट अगर आपका क्लाइंट 40 से 60% के बीच में अगर अगर मॉडरेट में आए, तो उसको 40 से 60% के बीच में आप इक्विटी देना, बाकी पैसा आप डेट गोल्ड में जरूर डालना, राइट। सो यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन, मोहित। राइट, सो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज मैंने की ना आपके साथ में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ अस डू, ठीक है।
मेरा मानना है कि आप देखना, आप कभी अपने क्लाइंट्स को चेक करना कि कभी जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है ना, मान लो मार्केट तो हर ही साल 10% तो एक ना एक बार गिरता है। आई मीन एवरी ईयर इट हैपेंस, इवन इफ यू आर इन द मिडल ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल रन ना, उसके बावजूद आप देखोगे मार्केट अपने पीक से 10-15% हर साल एक ना एक बार जरूर गिरता है। ऐसे समय में जब मार्केट गिरता है ना, तो आप देखिएगा आपके कुछ क्लाइंट्स बहुत परेशान होते हैं, आपके कुछ क्लाइंट्स बहुत पैनिक करते हैं, कुछ क्लाइंट्स डेफिनेटली रिडेम्पशन करते हैं, कुछ क्लाइंट डेफिनेटली एसआईपीस बंद कर देते हैं। क्या आपके 100 क्लाइंट है तो 100 के 100 क्लाइंट ऐसा करते हैं? जी नहीं सर। आपके 25-30 क्लाइंट ही खाली ऐसा होंगे जो कि पैनिक करेंगे, आपसे रोज भाव पूछेंगे, रोज आपसे मार्केट व्यू मांगेंगे, फंड मैनेजर व्यू मांगेंगे, और शायद एसआईपी बंद करने के लिए कहेंगे या रिडेम्पशन करने के लिए कहेंगे। So my point is that if you truly understand your business, then perhaps this 20-25 clients who are pressurizing you the most were actually the conservative or moderately conservative or moderate clients. अगर आपने इन्वेस्टमेंट कराते वक्त शुरू में ही उनका रिस्क प्रोफाइलिंग किया होता दोस्तों, आपको उसी समय पता चल जाता कि सर ये क्लाइंट जो है ना, ये मॉडरेट क्लाइंट है या ये मॉडरेटली कंजर्वेटिव क्लाइंट है। और अगर ये मॉडरेटली कंजर्वेटिव क्लाइंट दिखता, तो सर आप तो बाई डिफॉल्ट उसको 40% से ज्यादा इक्विटी देते ही नहीं। और अगर आप 40% इक्विटी में उसको रोक देते और अगर मार्केट 15% फॉल हो रहा है, तो क्या उसका पोर्टफोलियो -15% दिखता? कभी नहीं दिखता सर, उसका पोर्टफोलियो तो -2-3% ही सिर्फ दिखता। तो ऐसे समय में जब क्लाइंट पैनिक करता, तो आप उसको समझाते ना कि सर अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो सर, आपका पोर्टफोलियो 2-3% ही खाली माइनस है, मैं थोड़ी -15% लेके बैठा हूं। तो आप देखते कि वो क्लाइंट कभी आपसे पैसे नहीं निकलवाता। right? So if you really want a long-term business, if you really want a very sticky money to stay with you for the long term, then the first thing that all of you, all of us need to do is to do proper risk profiling of the client. आप क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल आप समझिए, जानिए, उसी अनुसार उसको इन्वेस्टमेंट कराइए। कई बार मैं ये देखता हूँ कि सर इन्वेस्टमेंट में ना रिस्क प्रोफाइलिंग होती है एडवाइजर की। एडवाइजर अगर बहुत अग्रेसिव है, तो वो बात आंख बंद करके हर क्लाइंट को मिड कैप स्मॉल कैप दिला देगा। और वहीं अगर क्लाइंट, अगर एडवाइजर बहुत डरता है ना, वो हर क्लाइंट को बैफ बेचेगा, हर क्लाइंट को डेट मॉडरेटली, आई मीन कंजर्वेटिव डेट, इस टाइप की कैटेगरीज के फंड ही बेचेगा। क्यों? क्योंकि सर वो कभी क्लाइंट से बात ही नहीं करता है। सो मेरा कहना है दोस्तों कि आई मीन व्हेन आई लुक एट the overall company's situation, I would want that all of you, for all your existing set of clients, आप लोग इसको एक होमवर्क ले लो, एक टास्क ले लो, कि आपने करना ये है कि आपने सारे क्लाइंटों से अगले 1 महीने में बात करनी है। और बात करो, और उनके साथ में इस सवाल के जवाब मांगो कि सर आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। सो अगर आपको दिखेगा कि सर रिस्क प्रोफाइल अगर मॉडरेट है, और आपको दिख रहा है कि सर आपने गलती से अगर 100% पोर्टफोलियो इक्विटी में बना दिया है, तो समय है कि आप उस पोर्टफोलियो को चेंज करिए। क्योंकि समय अभी आपके पास में, अभी क्लाइंट पैनिक नहीं कर रहा है, आप चेंज भी करोगे चुपचाप चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मार्केट आपसे ये चेंज करवा दे। मतलब सर अगर भगवान ना करे वो क्लाइंट मॉडरेट है और मार्केट 15% गिर जाए और आपका पोर्टफोलियो 15% माइनस दिखने लग जाए, फिर ऐसे ही 2 साल से रिटर्न बनानी है, 1.5 साल से रिटर्न बनानी है, फिर अगर अगले 1 साल में अगर और -15 दिख गया ना, तो ये सारे मॉडरेट वाले क्लाइंट जिसको कि आपने 100% इक्विटी पोर्टफोलियो दिया है ना, ये सब निकल जाएंगे। सो समय रहते रहते आप अपनी बागडोर संभाल लीजिए, और क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल को समझिए, उसके पोर्टफोलियो को अगर आप एडजस्ट कर लीजिए ना, तो मेरे हिसाब से आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकते हो। तो कैन आई टेक वन प्लेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड आई वुड वांट यू टू आंसर दिस वेरी ऑनेस्टली, कि आपके जितने क्लाइंट सिस्टम में है ना, आप उन सबका रिस्क प्रोफाइल करोगे। I want this pledge, and you just need to say yes, we shall do this. That आपको सारे क्लाइंटों का रिस्क प्रोफाइलिंग करना है। रिस्क प्रोफाइलिंग क्लाइंट से पूछ के करिएगा, अपने मन से सारे आंसर मत दीजिएगा, राइट? और जब रिस्क प्रोफाइल का रिजल्ट सामने दिखेगा, तब पोर्टफोलियो सामने खोल के देखिएगा और कंपेयर करिएगा कि सर रिस्क प्रोफाइल क्या बोल रहा है और पोर्टफोलियो क्या बोल रहा है। और दूसरा, कसम खा लीजिए सर कि कल से मैं जो नया क्लाइंट लाऊंगा, मैं उसका इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं कराऊंगा जब तक मेरे पास में रिस्क प्रोफाइल का जवाब नहीं होगा। इट इज लाइक कि सर मैं डॉक्टर को दिखाने गया, राइट, और डॉक्टर ने बिना मेरा पल्स देखे, बिना मेरा ब्लड प्रेशर देखे, बिना मेरे एक भी टेस्टिंग कराए, मेरे को ऐसी ही आंख बंद कर दवाई लिख दी। तो होगा क्या सर? दवाई का रिएक्शन होगा ना, अगर दवाई ठीक नहीं बैठी तो। सो मेरा कहना है कि सर कभी भी आप नया क्लाइंट लाओगे सिस्टम में, ट्रांजैक्शन करने से पहले आप डेफिनेटली उसका रिस्क प्रोफाइल करिएगा, राइट? एंड फॉर ऑल योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स दैट आर देयर इन द सिस्टम, इसको रिस्क प्रोफाइल जरूर करिएगा। इतना बात एक और याद रखिएगा सर, कि रिस्क प्रोफाइलिंग की भी एक्सपायरी डेट होती है। मतलब
कि सर आज आपने रिस्क प्रोफाइलिंग किया और आप सोचते हो कि अगले 10 साल का मेरा काम हो गया। सर ऐसा नहीं होता है। हर साल इंसान का सिचुएशन बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सब कुछ ठीक है, मैं अग्रेसिव क्लाइंट हूँ, लेकिन कल को भगवान ना करे मेरे घर में कोई बहुत बड़ा हेल्थ एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होगा? मेरे सारे पैसे वहां चले गए। इन दैट सिचुएशन अचानक से मैं बहुत कंजर्वेटिव हो जाऊंगा। राइट। लेट्स से आई एम एन आईटी एम्प्लॉय और कल को मेरी नौकरी चले गई, तो सर अचानक से मैं बहुत कंजर्वेटिव हो जाऊंगा। सो विच इज वेयर द सिस्टम सेज दैट द एक्सपायरी डेट ऑफ एवरी रिस्क प्रोफाइल इज 1 ईयर। आपको ये रिस्क प्रोफाइलिंग का काम हर साल करने का है। और रिस्क प्रोफाइल को निकालिए, पोर्टफोलियो देखिए, उसके बाद भी आपका क्लाइंट बोलता है ना कि नहीं सर हम तो स्मॉल कैप ही करेगा, कोई बात नहीं सर, आप क्लाइंट से एक डिक्लेरेशन लीजिए, यस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू योर रिस्क प्रोफाइल, येट यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, आई एम फाइन इन सेलिंग यू अ स्मॉल कैप। इनफैक्ट हम अपने ऐप में ये सारे डेवलपमेंट्स आने वाले 3 महीने में लाने वाले हैं, जहां पर it would be mandatory for every client to do the risk profiling, and then only the person would be able to do the investments. And if we see that there's a mismatch between the risk profile and the investment profile that you and the investment that you have done, then हमारा ऐप आपको प्रॉम्प्ट करेगा उस डिक्लेरेशन को साइन करने के लिए, यस आई हैव ऑप्टेड फॉर अ रिस्कियर फंड डिस्पाइट मी बीइंग अ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। सो ये सारे मुझे आपको कॉन्सेप्ट्स बताने थे। आई कैन सी काफी लंबी क्लास हो गई है, 1.5 घंटे हो गए। सो लेट मी जस्ट क्विकली आस्क यू 1 or 2 more questions, एंड विद दैट वी विल क्लोज टुडेज क्लास। तो मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपके साथ में कुछ केस स्टडीज करूंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, अगेन आई एम गोइंग बैक टू माय स्लाइड्स, और मैं कुछ 2 3 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, और मैं आपसे मांगता हूँ कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास में आ रहा है, 28 साल का बंदा है, आईटी कंपनी में जॉब करता है, 80,000 रुपए का उसका इनकम है, और 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करने मांगता है, और बोल रहा है यार मुझे 10 15 साल के लिए ये एसआईपी करनी है। बट वो पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहा है, उसका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट और हाई के बीच, मतलब मॉडरेटली अग्रेसिव है। अभी आप दोस्तों मुझे बताओ इन द चैट बॉक्स, व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ फंड्स वुड यू गिव फॉर दिस 10,000 रुपी एसआईपी? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके। ओके। कनिका जी, आप जब मल्टी कह रहे हो तो आप मल्टी कैप बोल रहे हो, मल्टी एसेट बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। ओके। जितने लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम देख रहे हैं ना, फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप, तो मतलब आप लोग फिर वही गलती कर रहे हो कि आप 100% इक्विटी में पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हो। और मैंने आपको क्या कहा सर, कि अगर कोई क्लाइंट मॉडरेटली अग्रेसिव है, तो उसका रिस्क प्रोफाइल के अनुसार उसका इक्विटी 60 to 80 के बीच में ही हो सकता है। तो अगर 60 to 80% है, तो आपको 100% इक्विटी पोर्टफोलियो कभी नहीं बनाना चाहिए। सो वाइल देर इज नो परफेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट वॉट आई वुड सजेस्ट इज कि everyone can choose on their own. If I were in your place, then perhaps I would have done a 5,000 SIP in a flexi cap or a multi cap category, and another 5,000 SIP in a multi asset category, and perhaps that would have suited। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल है कि सर लेट्स से एक क्लाइंट है सुरेश। चलो ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि अभी रिटायरमेंट कैटेगरी के ऊपर सवाल है कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। अगला सवाल है कि नेहा है, एंड उसकी 5 साल की बेटी है, उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा जमा कर रही है, 13 साल बाद पैसे लगेंगे, और वो 20,000 रुपए का एसआईपी करने को आ रही है। बट अगेन शी इज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर एंड शी इज अ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल। अभी आप इसको क्या एसआईपी देना पसंद करोगे? सो यू कैन अगेन राइट इन द चैट बॉक्स, what kind of SIP would you want to give? राइट। सो चाइल्ड प्लान, बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके कि अब आप लोग को चाइल्ड प्लान याद है, कि हम चिल्ड्रन फंड के अंदर में पैसा दे सकते हैं। वेरी गुड। क्या पूरा का पूरा पैसा मैं चिल्ड्रन फंड में खड़ा कर दूंगा? अगेन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फंड्स दैट वी हैव आर 100% इक्विटी फंड्स, ठीक है। और यहाँ पर क्लाइंट मॉडरेट है, सो वी शुड नॉट फॉलो इन द ट्रैप कि सर मैंने 100% पैसा फिर इक्विटी में खड़ा कर दिया। आई नो इट्स अ लॉन्ग टर्म मनी, बट एज आई सेड कि एसेट एलोकेशन एक्चुअली विंस इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। मैंने आपको कहा था 70 20 10 का पोर्टफोलियो विद प्रॉपर रीबैलेंसिंग एक्चुअली एंड्स अप बीटिंग 100% इक्विटी पोर्टफोलियो। तो मेरा कहना है कि इसके अंदर में आपको कुछ पैसा आपको गोल्ड में डालना चाहिए, कुछ पैसा आपको चिल्ड्रन फंड में डालना चाहिए, और कुछ पैसा आप लेट से कोई हाइब्रिड अग्रेसिव टाइप के फंड में डाल सकते हो। सो देर इज नो परफेक्ट आंसर। रिटायरमेंट नहीं हो सकता देवाल होता, रिटायरमेंट इज नॉट फॉर अ चिल्ड्रन, सो यू शुड नॉट गिव दैट। रेस्ट ऑल दी आंसर्स पे ओके। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूँ।
कि सर एक क्लाइंट, और दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक सिनेरियो जो मैं अभी अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। एक क्लाइंट है, 40 साल का बिजनेसमैन है, उसके पास 25 लाख रुपए हैं। आपको पता है पार्टी के पास बहुत पैसा है, ठीक है। अभी 25 लाख रुपए निवेश करने रेडी है, अभी बोलता है कि यार मेरे को ना मैक्सिमम रिटर्न चाहिए अगले 2 से 3 साल में, ठीक है। और मैंने वो पॉडकास्ट वगैरह सुना है, अपने दोस्तों को पैसा बनाते हुए देखा है कि स्मॉल कैप में सबसे बढ़िया रिटर्न बनता है, ठीक है। रिस्क एपेटाइट भी हाई है उस बंदे का, बिजनेसमैन है, राइट। बट देन इमोशनली बड़ा वीक आदमी है। आपको पता है कि यार अभी लेट्स से इंडिया, हाँ, साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, इंडिया बुरी तरह से हार गई, तो घर आके बहुत रोया, टीवी बंद कर दिया उसने, राइट। तो आपको पता है इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है बंदा। ऐसे सिचुएशन में आप इस क्लाइंट को क्या फंड देना पसंद करोगे? आई मीन ये बंदा आपको 25 लाख रुपए का लमसम देने को रेडी है, ओके। दोस्तों आई 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 गेस अब आप लोग ना जवाब के पैटर्न्स देख करके आप खुद समझ पा रहे हो कि जहां आप लोग आज तक सिर्फ इक्विटी 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 करते थे, अभी आपके सारे लोगों के जवाब में ना हाइब्रिड्स काफी प्रोमिनेंटली फीचर कर रहा है। सो परहैप्स आफ्टर दिस 2 days ऑफ लिसनिंग, आपका मैंने कुछ तो माइंडसेट चेंज किया है कि एसेट एलोकेशन करना क्यों बहुत जरूरी है, और क्यों हाइब्रिड्स की तरफ देखना, बैफ मैप की तरफ देखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो अगेन there's no right or wrong answer to this, but let me try and answer this question to you। यहाँ पर ना देखो एक बहुत ही खास बात है कि अगर बंदा ना अगर कभी 2 साल के लिए निवेश करने के लिए आता है ना, हमें उसका पैसा इक्विटी में कभी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अनलेस लाइक द मार्केट इज वेरी चीप, तभी आप पैसा इक्विटी में डालते हो। लेकिन आपको क्लाइंट से बातचीत करके ना ये समझना चाहिए कि क्या क्लाइंट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। कई बार आपको ऐसे क्लाइंट देखने को मिलेंगे जो कि आपको टेस्ट कर रहे हैं कि भाई 2-3 साल देखेंगे, अगर अच्छा रिटर्न बनता हुआ दिखेगा तब हम डेफिनेटली पैसा लॉन्ग टर्म रखेंगे। लेकिन अगर 2-3 साल में मजा नहीं आया ना, तो पैसा निकाल के हम एफडी कर देंगे या जमीन खरीद लेंगे। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे। सो मेरा कहना है कि आपको समझना है कि क्या क्लाइंट का जेन्युइनली कोई गोल अगले 2-3 साल के अंदर में ड्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि उसकी एक बहन है, वो 25 साल की है, और उसके लड़का देखना चालू कर रहे हैं, मोटा मोटी अगले 2-3 साल में शादी हो ही जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां जेन्युइनली 2-3 साल का ही पैसा है, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू शुड गो बियॉन्ड अ बैफ कैटेगरी, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट, ठीक है। आपको बढ़ बढ़ के इक्विटी फंड नहीं खरीदने का है, ठीक है, अनलेस लाइक द मार्केट इज वेरी चीप, 17,000 निफ्टी चल रहा है। ऐसा सिचुएशन नहीं है आज के दिन, राइट। बट जहां आपको दिखता है यार कि क्लाइंट ना ये एक्चुअल में 5-10 साल वाला ही क्लाइंट है, और परहैप्स अगर रिटर्न अच्छा बैठा ना तो ये शायद मेरे को और पैसा दे देगा, अगर वैसा है ना, तो वैसे सिचुएशन में आप मार्केट के अनुसार इन्वेस्ट करिए। हम लोगों का मार्केट का व्यू अभी क्या है कि सर देखो एक्विटीज आर लुकिंग गुड, लार्ज कैप इज चीप, तो डेफिनेटली यू कैन पुट मनी इनटू इक्विटी। अगर आपको स्मॉल कैप या मिड कैप भी करना है तो आप एसटीपी के मेथड से कर सकते हो। गोल्ड अभी बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर गोल्ड में आपको पैसा डालना है तो आप डेफिनेटली एसटीपी के माध्यम से ही पैसा इकट्ठा करिए। थोड़ा बहुत पैसा इंटरनेशनल इक्विटी को भी दीजिए, राइट। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट द पोर्टफोलियो। मे बी जो इक्विटी पोर्शन है, अगर आप लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप दे दो, उसका वन टाइम परचेज करा सकते हो। अगर आप फॉरेन इक्विटी में 10% पैसा देने की सोच रहे हो, तो उसको स्टैगर्ड मैनर में खड़ा करिएगा। यू कैन गो फॉर अ यूएस फंड एंड यू कैन गो फॉर इमर्जिंग मार्केट फंड। तो यूएस में आपको आईसीआईसीआई यूएस ब्लू चिप फंड देखने को मिलेगा, आपको फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड देखने को मिलेगा, जो कि आज के दिन पे एसआईपी एसटीपी रूट में पैसा लेता है। और वहीं इमर्जिंग मार्केट्स में आप पैसा डालने का सोच रहे हो, तो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप कोटक के ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड एफओएफ में आप पैसा दे सकते हो, राइट। तो वो कुछ एक पैसा आपने वहां पे खड़ा किया इंटरनेशनल इक्विटी के हिसाब से। देन आई वुड सजेस्ट कि आप definitely you should look at putting some money into gold from an STP perspective। अगर तोड़ तोड़ के एसेट एलोकेशन नहीं करना है, तो कुछ पैसा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को दे दीजिए। फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु अंडरस्टैंड एसआईएफ एज अ कैटेगरी, तो मेरा कहना है कि देखो 10 लाख से एसआईएफ की कैटेगरी चालू होती है, और आप एसआईएफ में पैसा दे सकते हो। देर आर वेरी गुड हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ जो कि बैफ प्लस प्लस प्रोडक्ट है। मतलब बैफ में मैंने आपको कहा था कि सर एफडी से 2 से 3% ज्यादा मिलेगा, मतलब आज के दिन पे 9 से 10% की बात करते हैं हम बैफ के अंदर में। तो विद द सेम रिस्क प्रोफाइल आपको एसआईएफ में आपको 12-13% का रिटर्न बन सकता है। तो उसके अंदर में आईसीआईसीआई का हाइब्रिड एसआईएफ और टाटा का हाइब्रिड एसआईएफ इसी चीज पर पोजिशन है। अगर आप बहुत अग्रेसिव खेलना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस आईसीआईसीआई का X100 लॉन्ग शॉट एसआईएफ,
जो कि बेसिकली मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाता है। उसमें उनका दावा है, शंकर नरेन खुद मैनेज करते हैं उस फंड को, उनका दावा है कि हम आपको स्मॉल कैप जितना रिटर्न बना के देंगे, बट स्मॉल कैप से कमती रिस्क में आपको हम रिटर्न बना के देंगे। सो अगेन दिस कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, राइट? सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई थिंक आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि आई थिंक 6:45 बज गए हैं एंड क्लास काफी लंबी चली गई है। मुझे 1.5 घंटे में आपको खत्म करना था, अच्छा क्लास 2.25 घंटे हो गए हैं। बट आई गेस आई हैव बीन एबल टू मेक सम डिफरेंस ओवर द लास्ट 2 days। कल का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, बट आज स्मूथली सारा चीज रहा। सो मेरा दोस्तों यही कहना है कि इफ एट ऑल यू रियली वांट टू बिल्ड अ वेरी ब्यूटिफुल करियर इन म्यूचुअल फंड, दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं ना, आई कैन वेरी क्लियरली सी इट। आज मॉर्निंग में मैं किसी जोनल हेड के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि सर, निपॉन एएमसी कहती है कि सर आने वाले 4 साल में इंडस्ट्री का साइज 200 लाख करोड़ होने वाला है। टुडे वी आर सिटिंग ऑन 81 लाख करोड़। सो जहां इंडस्ट्री में लोग 100 बोलते थे, कुछ लोग 150 बोलना चालू किए थे, ये बंदा आके बोलता है कि सर हमारा प्रोजेक्शन है इंडस्ट्री 200 लाख करोड़ की होने वाली, मतलब 2.5 गुना की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेयर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज गोइंग सो रैपिडली। आप सब हमारे साथ ग्रो कर सकते हो। ऑल ऑफ यू आर NISM 5A क्वालिफाइड। किसी का अगर NISM बच गया है ना, तो प्लीज गेट इन टच विथ मी और हर्षिका, एंड विल हेल्प यू क्लियर दिस NISM एग्जाम। बट देन दीज लॉन्च पैड क्लासेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आने वाले 12 महीने में आपको 12 अलग टॉपिक्स पे डिटेल में चर्चा करूंगा। दी अंडरस्टैंडिंग इज कि ठीक है, 1 साल लगेंगे आपको शायद सब कुछ समझने में, सब कुछ सीखने में, बट यू विल डेफिनेटली कम आउट इन अ मोर कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल पर्सन एंड टॉक सेंस इन द मार्केट, राइट? सो मैं चाहता हूं कि अगले महीने की जो क्लास करेंगे हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू जॉइन देयर, राइट? So that is it from my side. Vivek, anything you want to say? सर हम अपने ये कहेंगे कि सर अपने जैसे जिस सबसे कैलेंडर बनाए हैं और अपने जो कह रहे हैं कि भाई आने वाले हर महीने में अपने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ अपने एक तो थीम को लेकर, बात स्पेसिफिक करेंगे। थीम को लेकर एक तो बात करेंगे जूम कॉल पे। उसके बाद सर मित्रा, ये डीएसपी का जो मित्रा है उसको लेकर अपनी नेत्र, बात, नेत्र, नित्रा, डीएसपी या नेत्र। सॉरी नित्रा, नित्रा को लेकर अपने बात करेंगे। हर वीक कोई ना कोई टॉपिक रहेगा। उसके नेक्स्ट वीक में फिर रहेगा अपना नियर अबाउट अपना कोई मार्केट फंड मैनेजर आउटलुक। का एक करेक्ट। जूम कॉल रहेगा, और फिर एक लॉन्च पैड का रहेगा। तो इस तरीके से हर वीक कुछ ना कुछ रहेगा, आप लोगों के पास कॉल जाएगा। आप लोग चेष्टा करिए हर कोई सीखने के लिए, क्योंकि हम लोग यही चेष्टा कर रहे हैं कि जितना हो सके आप लोगों को ट्रेंड कर दे, आप लोग को सिखा दे, ताकि जब मार्केट अगर बोल रहा है कि आने वाले समय में 4 साल में 5 साल में 200 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा, तो उसमें अपने भी हर कोई बंदा, फिनोमेटिक्स से जुड़ा हुआ हर कोई बंदा कम से कम 25-50 करोड़ का ईवीएम लेकर खड़ा हो सके। राइट, राइट। सो दैट इज द इंटेंट। सो जैसा विवेक ने कहा कि 4 वेबिनार्स आपको हर महीने अटेंड करने हैं। महीने की शुरुआत में हम थीम ऑफ द मंथ करेंगे, जहाँ पे मैं ही आपके सामने कोई एक थीम को लेकर के आऊंगा और कहूंगा कि इस महीने चलो इस पे काम करते हैं। पिछले महीने इन द मंथ ऑफ February वी टॉक्ट अबाउट लैस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत जबरदस्त काम हुआ है इन दिस मंथ ऑफ February। हम लोगों ने 21 लाख रुपए से ऊपर का हेल्थ इंश्योरेंस का न्यू बिजनेस किया है। प्रतीक एंड टीम आर ऑन फायर, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। सिमिलरली लैस के अंदर में हमने जबरदस्त काम किया है पिछले 1 महीने के अंदर में, देव ने परफेक्ट सपोर्ट दिया है, एंड वी हैव बीन एबल टू डू अ लॉट ऑफ बिजनेस इन लैस। सिमिलरली इन द मंथ ऑफ मार्च आई विल कम अप विद अ न्यू थीम एंड विल टॉक अबाउट दैट थीम फॉर द एंटायर मंथ, राइट? सेकेंड वीक में आपको नेत्रा सुनने को मिलेगा। नेत्रा इज अगेन टॉकिंग अबाउट नरेटिव्स, ट्रेंड्स, व्हाट दे सी इन द मार्केट फ्रॉम मैक्रो पर्सपेक्टिव। थर्ड वीक में आपको मार्केट आउटलुक सुनने को मिलेगा, जैसे इस बार गोपाल अग्रवाल सर आए थे। अगले महीने शायद कोई और अच्छे बड़े स्पीकर आएंगे। एंड देन एट द एंड ऑफ द मंथ विल टॉक अबाउट द लॉन्च पैड सीरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। सो 4 हफ्ते में 4 बातें हमारे साथ हो। अगर हर क्लास में 300-400 लोग आए तो हमें पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा, राइट? थैंक यू सो मच everyone for joining in today, and I look forward to meeting you all again in the next month towards the beginning, when I'll talk about the theme of the next month. Take care. Bye bye. Good night. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.